नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। आप सभी के लिए यह अंतिम जागरण समारोह है। यदि आप फिर भी जागृत नहीं हो पाते हैं तो शेष जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह बिताने और किसी सामान्य विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए तैयार रहें। आप इन अंतिम कुछ महीनों में अपनी साधना को बेहतर बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं ताकि अकादमी में प्रवेश की संभावना बढ़ जाए। शिक्षक की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी क्योंकि कई छात्र उनके सामने खड़े होकर ध्यान से सुन रहे थे। उनके भावों में चिंता और आशा का मिश्रण था। इन छात्रों में माइकल भी शामिल था। माइकल इस दुनिया का नहीं था। वह महज 3 हफ्ते पहले इस शरीर में आया था, एक ऐसा शरीर जिसका नाम संयोगवश उसी के नाम जैसा था। उनकी मूल दुनिया के विपरीत इस दुनिया में 16 से 18 वर्ष की आयु के सभी लोगों को एक वर्ग को जागृत करने का मौका मिलता था। 200 साल से भी अधिक समय पहले इस दुनिया पर प्रलय आ पड़ी, जिससे स्थानिक दरारें पैदा हुई और अनगिनत राक्षस उत्पन्न हुए तथा अराजकता फैल गई। सौभाग्यवश प्रलय के बाद दुनिया कुछ चुनिंदा लोगों के लिए डिजिटल हो गई, जिन्हें बाद में अवेकने के रूप में जाना गया। इन जागृत व्यक्तियों की बदौलत, जिनकी श्रेणियों ने उन्हें अविश्वसनीय शक्तियां प्रदान की, दशकों बाद प्रलय का अंत हुआ और मानवता ने अंततः अपनी भूमि वापस पा ली। जब उम्मीद के मुताबिक शांति लौटी तो जागृति कार्यकर्ता महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए और 16 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए उनमें से एक बनना एक सपना बन गया। हालांकि अवेकनर बनना केवल कुछ ही लोगों को मिलने वाला विशेषाधिकार था और 18 वर्षीय छात्रों के इस समूह के लिए यह उनका आखिरी मौका था। माइकल भी घबराया हुआ था। हालांकि उसे इस दुनिया में आए हुए केवल 3 सप्ताह ही हुए थे, फिर भी वह इस समारोह के महत्व को समझता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि जागृत होने में असफल रहने पर सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह निर्विवाद था कि जागृत करने वाला बनने से ज्यादा आशाजनक कोई मार्ग नहीं था। पोडियम के नीचे खड़े लगभग 100 छात्रों की घबराहट भरी निगाहों के बीच शिक्षक ने अपने सामने की मेज से एक फाइल उठाई और नाम पुकारने लगे। लिलियन स्टोन। जी सर। सबसे पहले जिस छात्रा का नाम पुकारा गया वह एक युवती थी। अपना नाम सुनते ही वह तुरंत मंच की ओर बढ़ी, लेकिन शायद घबराहट के कारण वह लड़खड़ा कर गिर गई। हालांकि किसी ने भी उस पर हंसा या उसका मजाक नहीं उड़ाया। किसी और मौके पर शायद वे ऐसा करते, लेकिन आज उन्हें यकीन नहीं था कि वे गिरे हुए छात्र से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। शिक्षक, जो इस तरह की दुर्घटनाओं के आदी प्रतीत होते थे, धैर्यपूर्वक उसके उठने और उनके पास आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब वह आखिरकार उसके पास पहुंची तो उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और मेज पर रखे पारदर्शी गोले की ओर इशारा किया। आप यहाँ तीसरी बार आए हैं, इसलिए आपको पता है क्या करना है। बस अपना हाथ जागृति के गोले पर रख दें। अगर कोई प्रतिक्रिया होती है तो इसका मतलब है कि आप सफलतापूर्वक जागृत हो गए हैं। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। शिक्षक ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन इससे मंच पर मौजूद छात्रों के दिल बैठ गए। माइकल को भी इसका एहसास हुआ, हालांकि उसने दूसरों की तुलना में इसे बेहतर ढंग से संभाला। अपनी मानसिक परिपक्वता और पिछले जन्म में कैंसर से मरने से पहले झेली चुनौतियों के कारण वह अपना संयम बनाए रख सका। शिक्षक और छात्रा के बीच मेज पर रखे जागृति के गोले पर माइकल की नजरें टिक गईं। स्कूल में उन्हें जो सिखाया गया था उसके अनुसार प्रत्येक अवेकनर को अलौकिक शक्तियां प्रदान करने वाली एक श्रेणी प्राप्त करने के अलावा अपनी चेतना को दूसरी दुनिया से जोड़ने की क्षमता भी होती है, एक ऐसी दुनिया जो खजानों से भरी होती है और उनकी क्षमता को तेजी से बढ़ा सकती है। ऐसा कहा जाता था कि ये दुनिया वास्तव में एक खेल जैसी थी, हालांकि कई मायनों में ये खेल नहीं थी। जागृति का वह गोला स्वयं उसी रहस्यमय संसार से उत्पन्न हुआ था। शिक्षक के कहे अनुसार लड़की को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, इतनी सहजता से कि माइकल की आंखों के कोने थोड़े से फड़क उठे। उसने जागृति के गोले पर दोनों हाथ रखे और प्रतीक्षा करने लगी। कुछ सेकंड बीत गए और जैसे ही शिक्षिका निराश लड़की को छुट्टी देने की तैयारी कर रही थी, जो किसी भी क्षण फूट फूट कर रोने वाली लग रही थी, अचानक गोले से एक सफेद रोशनी चमकी। इसके बाद उसकी पीठ पर 2 तलवारों के रूप में एक आकृति प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। लिलियन स्टोन ने सफलतापूर्वक एक कक्षा को जागृत कर दिया है, मार्शल आर्टिस्ट। शिक्षक ने आश्चर्य से भरी आवाज में घोषणा की और उनका पहले भावहीन चेहरा स्पष्ट रूप से विस्मय प्रकट कर रहा था। 18 साल के इस समूह के लिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनमें से कोई भी जाग उठेगा, लेकिन ये सोचकर कि बुलाए जाने पर पहला ही छात्र जाग उठेगा, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। यह सर्वविदित था कि कक्षा को जगाने की सबसे अच्छी उम्र 16 वर्ष होती है, क्योंकि उस उम्र में जाग उठने की संभावना सबसे अधिक होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जागने की संभावना कम होती जाती है। जब छात्रों ने शिक्षक की घोषणा सुनी तो पहले से शांत हॉल शोरगुल से गूंज उठा। वाह, लिलियन सचमुच जाग गई। पहले आओ, पहले पाओ। लानत है, अरे बाप रे, तीसरी कक्षा के सबसे बेवकूफ लोगों में से चौथे नंबर का बेवकूफ जाग जाएगा। आप जानते हैं कि सफल जागृति का बुद्धिमत्ता से कोई सीधा संबंध नहीं होता है ना। चुप रहो, मुझे तो पता ही है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए भी नाराज नहीं हो सकती? नकारात्मक होने की मेरी आजादी को क्या हुआ? अपने सहपाठियों की तरह माइकल भी इस बात से बेहद खुश था कि मंच पर कदम रखने वाला पहला छात्र जागृत हो गया था। यह सर्वविदित था कि उनके समूह के जागृत होने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए किसी को सफल होते देखकर सभी का मनोबल बढ़ा और उनमें आशा की एक नई किरण जागृत हुई। हालांकि वह नई जगी उम्मीद जल्द ही चकनाचूर हो गई। मिया किम, जागृति असफल रही। ब्रूस लीन, जागृति लाने में असफल रहे। फिर चौथा, पांचवा और 48वें तक पोडियम पर आने वाला हर छात्र जागृत होने में विफल रहा, सिवाय पहली महिला छात्रा के।
उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire वेबसाइट खोजें। पूरा हॉल कब्रिस्तान की तरह शांत लग रहा था, सिवाय उन लोगों के सिसकने की धीमी आवाज के जो जागृति पाने में असफल रहे थे। माइकल ने अपने आसपास के सहपाठियों की चीखों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। इस दुनिया में जागृत न हो पाना पृथ्वी पर कॉलेज की परीक्षा में असफल होने जैसा नहीं था। बाद वाले मामले में आप कोशिश करते रह सकते थे और कई विकल्प कॉलेज जाने से बुरे नहीं माने जाते थे, लेकिन यहाँ जागृत न हो पाने का कोई समकक्ष विकल्प नहीं था। यह एक गरीब आदमी की तरह था जिस पर अपने 2 दीर्घकालिक रूप से बीमार माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी, साथ ही साथ एक छोटे भाई बहन की स्कूल की पढ़ाई का खर्च भी उठाना था, और वह 3 अलग अलग खेलों पर दांव लगाता है जिनमें से प्रत्येक में $10 लाख जीतने का मौका होता है और सब कुछ हार जाता है। ऐसी स्थिति में टूट जाना और रोना कोई असामान्य बात नहीं होगी। अब माइकल के आसपास का दृश्य भयावह रूप से पहले जैसा ही था। वुडस्टोन पब्लिक स्कूल नंबर 3 के अधिकांश छात्र गरीबी रेखा के आसपास या उससे नीचे रहने वाले परिवारों से आते थे। उनके लिए सफलतापूर्वक जागृत होना मानो उनकी झोली में करोड़ों डॉलर आ गिरे हों। लेकिन इन रोते बिलखते छात्रों के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की वह दूर की उम्मीद लगातार 3 बार उनके हाथों से फिसल गई थी। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire वेबसाइट खोजें। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनमें से कुछ लोग तुरंत फूट फूट कर रोने लगे। माइकल ने अपने आसपास के निराशाजनक माहौल को अपने विचारों पर हावी नहीं होने देने की कोशिश की और सकारात्मक बने रहने का प्रयास किया। उसकी हालत उसके आसपास के लोगों से बेहतर नहीं थी, बल्कि बदतर ही थी। इस दुनिया में इस शरीर का मूल स्वामी एक अनाथ था जो अपनी चाची के साथ रहता था, जो एक विधवा थी और जिसका अपना एक बच्चा था जिसकी देखभाल करनी थी। तीनों का परिवार अपनी चाची की सीमित कमाई पर बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। माइकल के लिए सफलतापूर्वक जागृत होना अपने परिवार की किस्मत बदलने का सबसे तेज तरीका था, लेकिन उसके जागृत होने की संभावना 1% से भी कम थी। उसे मन में थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। हालांकि उसे दोबारा जीने का मौका मिला, खासकर स्वस्थ शरीर में, इसके लिए वह आभारी था, लेकिन साधारण जीवन जीना कष्टदायक होगा। फिर भी जागृति की उसकी कम संभावना के बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था, वह केवल अच्छे की आशा ही कर सकता था। माइकल देखता रहा कि कैसे और भी छात्र मंच पर चढ़े, लेकिन वे जागृत होने के अपने प्रयासों में असफल रहे। पब फ्यूचर विज्ञापन। हॉल में कुल 86 छात्र ही थे, इसलिए माइकल की बारी जल्दी ही आने वाली थी। चूंकि शिक्षक ने कोई कतार नहीं बनाई थी और बेतरतीब ढंग से नाम पुकारे थे, इसलिए माइकल को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। जब जागृति के प्रभारी शिक्षक को लगा कि छात्रों के इस समूह से केवल एक ही जागृत व्यक्ति निकलेगा, तभी उनके सामने मौजूद जागृति के गोले से अचानक प्रकाश निकलने लगा। इस प्रतिक्रिया का कारण उनके सामने खड़ा एक छात्र था। ठीक उसी तरह जैसे पहली बार जागृत हुई छात्रा के साथ हुआ था, एक अभिव्यक्ति प्रकट हुई जो नए जागृत लोगों के लिए सामान्य बात है। उस छात्र का शरीर लाल रंग से चमक उठा और उसके हाथों में आग से बनी एक छड़ी प्रकट हुई जो तुरंत गायब हो गई। ब्रायन लियान ने सफलतापूर्वक एक क्लास फायर मेज को जागृत कर दिया है, शिक्षक ने घोषणा की। पहली जागृति की तरह ही हॉल में हंगामा मच गया, लेकिन इस बार यह और भी तीव्र था। अरे बाप रे, ब्रायन सच में जाग गया। आसमान वाकई अन्यायपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, वो उन कुछ छात्रों में से एक है जिन्होंने कॉलेज की परीक्षाओं से पहले ही अपने जीवन के बीज बो दिए हैं, जो बड़े शहरों में भी दुर्लभ है, और अब वह इतना भाग्यशाली है कि वह इसे जगा भी सकता है। इतना ही नहीं, उसकी नाइट ब्रीदिंग तकनीक अग्नि तत्व से मेल खाती है, और अब जब वह फायर मेज के रूप में जागृत हो गया है तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। धिक्कार है। अपने सहपाठियों की तरह माइकल के मन में भी ब्रायन की छवि थी। वुडस्टोन पब्लिक हाई स्कूल नंबर 3 में ब्रायन लियान उन कुछ चुनिंदा मेधावी छात्रों में से एक था जो साधारण पृष्ठभूमि से होने के बावजूद बेहतर संसाधनों वाले निजी स्कूलों के छात्रों के बीच अपनी जगह बना सकता था। उसकी ख्याति स्कूल तक ही सीमित नहीं थी, वह वुडस्टोन शहर में भी काफी जाना पहचाना था। ये प्रसिद्धि उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण नहीं, बल्कि खेती बाड़ी में उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण थी। जागृति का गोला एकमात्र ऐसी तकनीक नहीं थी जिसे जागृति के अनुयायी उत्पत्ति की भूमि के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय क्षेत्र से वापस लाए थे। उन्होंने अन्य प्रौद्योगिकियों का भी परिचय कराया जिससे वास्तविक दुनिया की प्रगति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उत्पत्ति की भूमि केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थी, वहां विभिन्न नस्लों की कई अन्य सभ्यताएं भी विद्यमान थीं। वास्तव में यहाँ के मनुष्यों को उस दुनिया में नवागंतुक माना जा सकता है। इन सभ्यताओं ने उत्पत्ति की भूमि का उपयोग करके अपने समाजों को काफी उन्नत किया था। उन्हीं के तरीकों का उपयोग करते हुए जागृतिकर्ताओं ने इस दुनिया में कुछ वापस लाने में कामयाबी हासिल की। साधना ने आम लोगों को अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का एक तरीका प्रदान किया, हालांकि वे जागृत लोगों की तरह तेजी से प्रगति नहीं कर सकते थे, उनके जितने शक्तिशाली नहीं हो सकते थे या उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ब्रायन ने नाइट साधना प्रणाली की श्वास तकनीक का अभ्यास किया और साधना में उसमें काफी प्रतिभा थी, इसलिए यदि वह जागृत होने में असफल भी होता तो भी उसका भविष्य उज्जवल था। पब फ्यूचर एड्स। जिस प्रकार इस संसार में जागृत व्यक्तियों का सम्मान और आवश्यकता थी, उसी प्रकार साधकों का भी। एक का स्तर इतना ऊंचा था कि उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती थी, लेकिन दोनों की आवश्यकता बराबर थी। खैर, माइकल को जो बताया गया है उसके अनुसार प्रलय आने पर दुनिया बदल गई। यह अब केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक विशाल क्षेत्र बन गया था। ग्रह अरोरा क्षेत्र बन गया। जिन दरारों से राक्षसों का जन्म हुआ था उनमें से कुछ अभी भी मौजूद थीं और समय समय पर नई दरारें दिखाई देती थीं। कुछ दरारें राक्षसों से भरी हुई थीं, जबकि अन्य लोगों के लिए मार्ग का काम करती थीं। जागृत लोग संख्या में कम थे, इसलिए इन लोगों को संभालने के लिए साधकों की आवश्यकता थी। जागृत लोगों ने समाज को आगे बढ़ाया, जबकि साधकों ने इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की।
ये बात माइकल और अन्य बच्चों को बचपन से ही सिखाई गई थी। हालांकि जागृतिकर्ता बनना अधिक वांछनीय था। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती थी और वे सस्ते नहीं थे। प्रगति के साथ लागत बढ़ती ही जाती थी। इसी कारण से आधी से अधिक आबादी इस मार्ग पर चलने में असमर्थ हो गई थी। सामान्यतः केवल प्रतिभाशाली या धनी लोगों के पास ही खेती में बड़ी सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर होता था। शिक्षक, जो लिलियन स्टोन के जागने पर मुश्किल से मुस्कुराए थे, अब ब्रांड से बात करते हुए एक बड़ी मुस्कान लिए खड़े थे। उन्होंने कहा, यहाँ खड़े हो जाओ और इंतजार करो, और अपने बगल वाली जगह की ओर इशारा किया जहां लिलियन स्टोन भी खड़ी थी। वे इस बात से बेहद खुश थे कि स्कूल की एक प्रतिभाशाली छात्रा अब और भी असाधारण बन गई थी, एक सुपर जीनियस। उस बात को सुझाने के बाद शिक्षक ने जागरण समारोह जारी रखा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि कोई भी अन्य छात्र जागृत नहीं हो सका, यहाँ तक कि साधना में प्रतिभाशाली छात्र भी नहीं। यह अप्रत्याशित नहीं था, महज इसलिए कि किसी छात्र में साधना की प्रतिभा थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक वर्ग को जागृत कर देगा, खासकर 18 साल की उम्र में तो बिल्कुल नहीं। हालांकि शिक्षक काफी खुश थे क्योंकि स्कूल के नाम पर अब 2 और अवेकनर जुड़ गए थे। जागृति समारोह जारी रहा और जल्द ही 80वें छात्र माइकल के मंच पर आने का समय आ गया। माइकल नॉमन। जी श्रीमान। अपना नाम पुकारे जाने पर माइकल घबराते हुए पोडियम की ओर बढ़ा। चूंकि इस शरीर के पिछले मालिक की स्कूल में ज्यादा मौजूदगी नहीं थी, इसलिए उसका हौसला बढ़ाने वाला कोई नहीं था। जल्द ही माइकल मंच पर पहुंच गया और शिक्षक के मार्गदर्शन में उसने अपने हाथों को, जो अब अनजाने में पसीने से भीग रहे थे, जागृति के गोले पर रख दिया, जो प्रत्याशा से भरा हुआ था। सेकंड बीतते गए और माइकल को ऐसा लग रहा था मानो वह अपने सीने में अपने दिल की धड़कन सुन रहा हो। प्रत्येक छात्र को जागृति के गोले के साथ 30 सेकंड का समय दिया गया था। इससे अधिक समय व्यर्थ था, जैसा कि वर्षों से सिद्ध हो चुका था। 10 सेकंड बीत गए, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। जैसे ही शिक्षक माइकल को विदा करने की तैयारी कर रहे थे, जिसका दिल पहले ही कड़वाहट से भर चुका था, माइकल के हाथों के नीचे जागृति के गोले से अचानक एक तेज रोशनी निकली। तुरंत ही माइकल को अपने शरीर में एक गर्माहट का एहसास हुआ। उसका दिमाग मानो शांत हो गया और उसके अंदर शक्ति का प्रवाह दौड़ गया। हर नए जागृत व्यक्ति के साथ होने वाला वह लक्षण जल्द ही प्रकट हो गया। माइकल के चारों ओर एक काली, उदास ऊर्जा घूम रही थी, जो उसके शरीर को ढक रही थी, जबकि सब कुछ गायब होने से पहले उसके हाथ में एक काली छड़ी क्षण भर के लिए प्रकट हुई थी। घटनाओं के अचानक मोड़ से माइकल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उतने ही आश्चर्यचकित शिक्षक की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। माइकल नॉमन ने सफलतापूर्वक एक वर्ग नेक्रोमेंसर को जागृत कर दिया है। शिक्षक ने घोषणा की। दूसरा, जादूगर। ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है और शायद थोड़ा सा बुराई से जुड़ा हुआ भी। भाई, अपने भाषण में थोड़ा और आत्मविश्वास रखो। ये तो हद से ज्यादा घटिया है। हाँ, लेकिन जब तक मैं एक वर्ग को जागृत कर सकती हूँ, मुझे अपने शरीर को बेचने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। बस कह दो कि तुम कामुक हो भाई। पहले की तरह ही हॉल में हंगामा मच गया, लेकिन पिछली 2 बार की तुलना में ये कम था। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। लिलियन स्टोन के अप्रत्याशित जागरण पर हुए उत्साह या ब्रांलियान के महाप्रतिभाशाली बनने पर हुए आश्चर्य के विपरीत माइकल की स्कूल में कोई खास उपस्थिति नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। इसके अलावा कक्षा 3 सेक्शन N8 के उसके कुछ ही सहपाठी हॉल में मौजूद थे, और उनमें से भी वह बहुत कम लोगों को पहचानता था। वह उनमें से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। वाह वाह वाह! समारोह के प्रभारी शिक्षक ने प्रसन्नता से 3 बार यह शब्द दोहराया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह माइकल को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, बल्कि इसलिए कि जिस समारोह से उन्हें किसी के भी जागृत न होने की उम्मीद थी, उसमें आश्चर्यजनक रूप से 3 जागृत हो गए थे। अगर कोई भी जागृत नहीं होता तो उसे आश्चर्य नहीं होता, ऐसे परिणाम आम थे। आओ मेरे बगल में खड़े हो जाओ और प्रतीक्षा करो। शिक्षक ने माइकल को अन्य 2 जागृत व्यक्तियों के साथ शामिल होने का इशारा किया। जी हाँ शिक्षक जी। माइकल ने अभी भी स्तब्ध अवस्था में सिर हिलाया और बात समझ ली। एक नए साथी को देखकर लिलियन और ब्रांड दोनों ने उसे सहमति में सिर हिलाया, जिसका जवाब माइकल ने भी सिर हिलाकर दिया। सच तो यह है कि माइकल का ध्यान अब पूरी तरह से अपने आसपास की चीजों पर नहीं था। वह अपने सहपाठियों की फुसफुसाहट के कुछ अंश सुन सकता था, लेकिन वह इतना व्यस्त था कि उसे परवाह ही नहीं थी। उसका ध्यान उस चीज पर केंद्रित था जो अभी अभी उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई थी। माइकल के सामने एक नीला पारदर्शी पैनल तैरता हुआ दिखाई दिया। नाम माइकल नॉमन। जाति मानव। वर्ग नेक्रोमेंसर प्रशिक्षु। स्तर 1 EXP 0/100। शक्ति 1.3। फुर्ती 1.4। संविधान 1.2। बुद्धिमत्ता 4.5। विशेषता अंक 0। कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना। प्रतिभा अनंत विकास। क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 0/2। उपहार उत्पत्ति का चिन्ह। माइकल का ध्यान पैनल पर प्रदर्शित विवरणों पर केंद्रित नहीं था। अब जाकर उसे पूरी तरह समझ में आया कि अभी अभी क्या हुआ था। वह जाग उठा था। वह सचमुच जाग उठा था। उसके भीतर खुशी की लहर दौड़ गई और उसके तनावग्रस्त कंधे आखिरकार ढीले पड़ गए। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जागृत हो चुका था। आगे चाहे जो भी हो, उसका भविष्य अब नई संभावनाओं से भरा था। माइकल ने राहत की एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान जागृति समारोह के शेष भाग पर वापस केंद्रित कर दिया। केवल 6 छात्र ही बचे थे और लगभग 4 मिनट में समारोह समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक छात्र जल्द ही घर लौट जाएगा और अपने जागरण के परिणाम के आधार पर अपने भविष्य के बारे में विचार करने के लिए अकेला रह जाएगा। अब जब माइकल को घबराहट महसूस नहीं हो रही थी, तो उसका दिमाग अन्य चीजों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेल फायर
नेट वेबसाइट खोजें। सबसे महत्वपूर्ण एहसास ये था कि उसने एक वर्ग को जागृत कर दिया था, नेक्रोमेंसर वर्ग। सच तो यह है कि माइकल को अवेकनर और उनके वर्गों के बारे में स्कूल में सीखी बातों और सुनी सुनाई बातों के अलावा बहुत कम जानकारी थी। उसे इतना पता था कि वर्गों को आमतौर पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: युद्ध, सहायता और जीवन शैली। उसकी नेक्रोमेंसर क्लास युद्ध और सहायता दोनों का मिश्रण प्रतीत होती थी, लेकिन माइकल पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। इस दुनिया में प्रभावशाली नाइट और मेज क्लास के अलावा वह अन्य क्लासों के बारे में बहुत कम जानता था। विद्यालय में जागृति प्राप्त करने वालों के बारे में केवल सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाता था, गहराई से जानकारी नहीं दी जाती थी। शायद उच्च अधिकारियों को लगता था कि जिन छात्रों के जागृत होने की संभावना कम है, उन्हें अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है और वे अपना समय अध्ययन या साधना में बेहतर ढंग से लगा सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि यदि कोई जागृति से पहले साधना करता था और उसमें प्रतिभा रखता था, तो वह एक द्वितीयक श्रेणी को सक्रिय कर सकता था, इसलिए साधना को समग्र रूप से एक अच्छी बात के रूप में देखा जाता था। माइकल को यकीन नहीं था कि सीमित जानकारी की समस्या केवल वुडस्टोन पब्लिक हाई स्कूल नंबर 3 तक ही सीमित थी, लेकिन वह एक बात निश्चित रूप से जानता था, कक्षाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं था। कोई भी वर्ग अत्यधिक कमजोर नहीं था, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से सभी वर्गों की कोई सीमा नहीं थी। शक्ति स्वयं जागृत व्यक्तियों पर निर्भर करती थी। शिक्षकों के अनुसार ये बात दर्जी जैसे जीवन शैली वर्गों पर भी लागू होती थी। माइकल को इस बात की सच्चाई का पूरा यकीन नहीं था, लेकिन उसे लगा कि जल्द ही पता चल जाएगा। आखिर वह अब एक अवेकनर था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे ही माइकल ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और अपने मन में पहले दिखाई देने वाले पैनल की जांच करने ही वाला था, जागृति समारोह के प्रभारी शिक्षक की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप में से जो लोग जागृत नहीं हो पाए, याद रखें कि जागृत न हो पाने का मतलब यह नहीं है कि आपका भविष्य अंधकार में है। प्रलय के शुरुआती दिनों में हमारे पूर्वजों में से कम आधे, जिन्होंने हमारे अस्तित्व और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आम लोग थे। तो क्या हुआ अगर आप जागृत नहीं हुए? पोडियम के नीचे बैठे उदास छात्रों ने यह सुना और उनमें प्रेरणा की एक लहर दौड़ गई। शिक्षक की बातों से माइकल भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह जानता था कि हॉल से बाहर निकलते ही उन्हें कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। शायद कुछ छात्र पहले से ही यह बात समझ चुके थे, लेकिन उन्हें फिलहाल कुछ ऐसा चाहिए था जिससे उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल सके। ये जानना जरूरी है कि हालांकि ये दुनिया तकनीकी रूप से माइकल की पिछली दुनिया से अधिक उन्नत थी, लेकिन आम आदमी के लिए यह पूरी तरह से सुखद नहीं थी। उदाहरण के लिए बैंकरों का काम और कई अन्य नौकरियों का भी लंबे समय से चलन से बाहर हो चुका था। केवल कुछ ही प्रतिष्ठान ऐसे थे जो मशीनों द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों के लिए मनुष्यों को नियुक्त करते थे, या तो इसलिए कि वे बहुत गरीब थे या फिर कुछ उच्च श्रेणी के होटलों की तरह शानदार दिखना चाहते थे। इस दुनिया में ज्यादातर लोग गरीबी में रहते हैं और उपलब्ध कुछ नौकरियों से जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। इस दुनिया में आने के बाद ही माइकल को अपने पिछले जीवन की एक कहावत का सही अर्थ समझ में आया: प्रौद्योगिकी वरदान और अभिशाप दोनों हो सकती है। अपनी मौजूदा परिस्थितियों से छुटकारा पाने की यह बेताबी ही उन कारणों में से एक थी जिसके चलते ये छात्र इतनी बेसब्री से अवेकनर बनना चाहते थे। अगर माइकल जाग नहीं जाता तो उसे भी शिक्षक की ओर से प्रोत्साहन मिलता। वह जानता था कि वह सचमुच भाग्यशाली है। यह देखकर कि उनके शब्दों का छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, शिक्षक ने दोबारा बोलने से पहले संतुष्टि से थोड़ा सिर हिलाया। नियमित कॉलेजों और प्रशिक्षण अकादमियों दोनों की परीक्षाएं 3 महीने बाद है, इसलिए इस दौरान गंभीरता से तैयारी करें। आज के बाद आपको दोबारा स्कूल नहीं आना है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही बरते, ठीक है? जी सर, माइकल और 2 अन्य नए अवेकनर समेत छात्रों ने जोर से जवाब दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं। जैसे ही छात्र हॉल से बाहर निकलने लगे, शिक्षक ने माइकल, लिलियन और ब्रान की ओर रुख किया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम तीनों मेरे साथ प्रधानाचार्य के कार्यालय चलो। जैसे ही जागृति समारोह के प्रभारी शिक्षक माइकल और 2 अन्य नए जागृत व्यक्तियों के साथ हॉल से बाहर निकले, उनकी मुलाकात 2 शिक्षकों, एक पुरुष और एक महिला से हुई जो प्रधानाचार्य के कार्यालय जा रहे थे। पुरुष शिक्षक के पीछे एक युवती चल रही थी जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 वर्ष लग रही थी। महिला शिक्षक के पीछे 5 कम उम्र के छात्र थे, 2 लड़के और 3 लड़कियां। तीनों शिक्षकों के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत से माइकल को पता चला कि उनके साथ आए छात्र भी सफलतापूर्वक जागृत हो चुके थे। पुरुष शिक्षक के पीछे चल रही लड़की भी तीसरी कक्षा की ही थी, हालांकि माइकल उसे पहचान नहीं पाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, आखिर वुडस्टोन एक सरकारी स्कूल था जहां अकेले तीसरी कक्षा में ही 600 से अधिक छात्र थे। तीसरी कक्षा में 9 खंड थे, जिनमें से प्रत्येक में प्रति शिक्षक अधिकतम 100 छात्र थे। हालांकि कक्षाओं में शायद ही कभी पूरी क्षमता से छात्र होते थे, क्योंकि इससे बड़ी कक्षाएं भी तंग महसूस होने लगेंगी, फिर भी आमतौर पर प्रत्येक कक्षा में 60 से कम छात्र नहीं होते थे। महिला शिक्षिका के पीछे खड़े 5 छात्र कक्षा 1 के थे। माइकल ने उनकी कम उम्र देखकर यह अनुमान लगा लिया था, लेकिन फिर भी उस कक्षा में जागृत छात्रों की संख्या देखकर वह हैरान रह गया। वास्तव में वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि इस वर्ष कुल कितने छात्रों ने सफलतापूर्वक जागृति प्राप्त की थी। तीसरी कक्षा के छात्रों सहित कुल 9 छात्र जाग चुके थे। वुडस्टोन की कुल छात्र संख्या की तुलना में ये संख्या भले ही कम लगे, लेकिन वास्तव में यह महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक कि कक्षा 1, जिसमें 16 साल के बच्चे शामिल थे, वह आयु वर्ग जिसके जागृत होने की सबसे अधिक संभावना थी, में भी एक वर्ष में इतने जागृतिकर्ता शायद ही कभी होते थे। माइकल ने जितने साल सीनियर हाई स्कूल में बिताए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक, बड़े छात्रों सहित सफलतापूर्वक जागृत होने वाले छात्रों की कुल संख्या 12 से थोड़ी ही अधिक थी, और जागृत होने वाले अधिकांश छात्र कक्षा 1 के थे। इस वर्ष कक्षा 2 से, जहां अधिकांश छात्र 17 वर्ष के थे, एक भी छात्र जागृत नहीं हुआ।
इसलिए इस वर्ष वुडस्टोन पब्लिक हाई स्कूल में जागृति लाने वाले छात्रों की संख्या असामान्य रूप से अधिक थी और विशेष रूप से कक्षा 3 की सफलता अज्ञात कारणों से बिल्कुल असामान्य थी। माइकल अपने विचारों में खोया हुआ था कि जल्द ही वे प्रधानाचार्य के कार्यालय पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचकर उनमें से एकमात्र महिला शिक्षिका ने पहल करते हुए दस्तक दी। प्रिंसिपल, उसने पुकारा, अंदर आ जाओ। कार्यालय के भीतर से एक आवाज आई। अनुमति मिलने के बाद महिला शिक्षिका ने पहल की और कमरे में प्रवेश किया। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी डेस्क के पीछे बैठा था। माइकल ने उसे पहचान लिया। वह वुडस्टोन पब्लिक हाई स्कूल नंबर 3 का प्रिंसिपल माइक बिल था। अफवाह थी कि वह एक शक्तिशाली योद्धा था, हालांकि माइकल को इस बात का यकीन नहीं था क्योंकि उसने उसे कभी युद्ध में नहीं देखा था। जिस दस्तावेज पर उनका ध्यान केंद्रित था उसे एक तरफ रखकर प्रिंसिपल माइक ने नए आने वालों की ओर मुस्कुराते हुए देखा। इस साल 9 अवेकनेस छात्र आए हैं। लगता है भगवान ने हमारे स्कूल पर कृपा की है। प्रधानाचार्य ने अपने कार्यालय में छात्रों की संख्या देखकर सुखद आश्चर्य व्यक्त किया। नए अवेकनेस छात्रों के लिए अपने शिक्षकों के साथ प्रधानाचार्य से मिलना प्रथा थी, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। किसी को भी अपनी बात का खंडन करते न देखकर उन्हें यकीन हो गया कि उनका अनुमान सही था। इस पुष्टि के साथ ही प्रिंसिपल माइक के चेहरे की मुस्कान और भी खिल उठी। मुझे लगता है कि आपके शिक्षकों ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि आप यहाँ क्यों हैं, है ना? प्रिंसिपल माइक ने अपने कार्यालय में माइकल और अन्य छात्रों की ओर देखते हुए पूछा। जी हाँ, उन्होंने एक साथ उत्तर दिया। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वह शायद आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, प्रधानाचार्य ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। माइकल और अन्य छात्रों ने अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली। प्रधानाचार्य ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। जैसा कि आप जानते हैं, जागृति प्राप्त करने वालों के रूप में आपका जीवन और भविष्य अब आम लोगों से अलग है। शक्ति और धन आपकी मुट्ठी में है, बशर्ते आप उन्हें हासिल करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हो। अगर आप जागृत नहीं हुए होते तो आप अपनी शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए किसी साधारण विश्वविद्यालय में प्रवेश की तैयारी कर रहे होते। अगर आप में साधना की अच्छी प्रतिभा होती तो आप किसी साधना अकादमी में प्रवेश करने की कोशिश करते। लेकिन आप सभी सफलतापूर्वक जागृत हो गए हैं, इसलिए किसी साधना अकादमी या साधारण विश्वविद्यालय में जाने के बजाय आप एक जागृत विश्वविद्यालय में जाएंगे, जहां आपको जागृत होने के बारे में वह सब कुछ सिखाया जाएगा जो आपको जानना आवश्यक है। आपको लग सकता है कि अकादमी जाना अनावश्यक है क्योंकि आप हमारे पूर्वजों की तरह खुद ही मूल भूमि में प्रवेश कर सकते हैं और सब कुछ संभाल सकते हैं। हालांकि यह संभव है, लेकिन समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। अपने लिए चीजें क्यों मुश्किल बनानी है? तो अभी के लिए उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करने के अलावा, जिस तक आपकी पहुंच जल्द ही होगी, अवेकना अकादमी में प्रवेश पाना आपका अगला मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अवेकने के रूप में अपनी नई पहचान के बारे में अधिक जानने के लिए आपको इसके बाद सुपर एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा। एसोसिएशन आपको वर्तमान में आवश्यक जानकारी से कहीं अधिक बेहतर जानकारी प्रदान करेगा। इसके बाद प्रधानाचार्य ने कुछ और बातें बताईं। इनमें से कुछ बातें माइकल और बाकी लोगों को पहले से ही पता थी, जबकि कुछ बातों से उन्हें नई जानकारी मिली। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एथर वेबसाइट खोजें। अपनी बात कहने के बाद प्रिंसिपल माइक ने छात्रों और शिक्षकों को छुट्टी दे दी और ब्रांड को वहीं रुकने के लिए कहा। प्रधानाचार्य के कार्यालय से बर्खास्त किए जाने के बाद माइकल के जागरण की देखरेख के लिए जिम्मेदार शिक्षक ने बोलना शुरू किया। नए जागृत सदस्यों के रूप में आपको 3 दिनों के भीतर सुपर एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करना अपराध माना जाएगा। हालांकि आपके पास कुछ समय है, लेकिन अगर आप आज खाली हैं तो मैं आपको तुरंत पंजीकरण कराने की सलाह देता हूं। जैसा कि प्रधानाचार्य ने बताया, आपको आगामी कॉलेज परीक्षाओं को भी गंभीरता से लेना होगा। सिर्फ इसलिए कि आप अवेकना हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको शैक्षणिक परीक्षा से छूट मिल जाएगी। हालांकि आपकी स्थिति के कारण ये नियमित विश्वविद्यालय के छात्रों की तुलना में उतना सख्त नहीं हो सकता है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस अकादमी में प्रवेश लेने की योजना बना रहे हैं। वैसे सुपर एसोसिएशन के पास इस बारे में और अधिक जानकारी होगी, इसलिए जल्दी से पंजीकरण करवा लें। जो छात्र तीसरे वर्ष में नहीं है, शिक्षक ने कक्षा 1 के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, यदि आपको लगता है कि आप इसके लिए तैयार हैं, तो आप कॉलेज की परीक्षा देने का प्रयास भी कर सकते हैं, क्योंकि फेडरेशन और अधिकांश अकादमियां इसका विरोध नहीं करती हैं। हालांकि अधिकांश जागृतिकर्ता जो अपने तीसरे वर्ष से पहले जागृत होने में सफल होते हैं, वे अकादमी में प्रवेश करने के लिए तैयार होने पर उच्च अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से जागृतिकर्ता के रूप में अपने कौशल को निखारते हुए घर पर ही पाठ लेना पसंद करते हैं। ये सलाह देने के बाद और 2 अन्य शिक्षकों द्वारा अपनी अपनी सलाह साझा करने के बाद वे 9 छात्रों को छोड़कर शिक्षकों के कार्यालय में लौट आए। नए जागृत लोगों की चापलूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब वो प्रलय के दिन नहीं रहे थे। हालांकि शिक्षक पहले की तुलना में उनके प्रति नर्म थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उनके चरणों में गिर पड़े और न ही वे उन्हें नाराज करना चाहते थे। साधना के उदय के साथ जागृति प्राप्त करने वाले ही दुनिया के एकमात्र शक्तिशाली लोग नहीं रह गए थे। साधारण व्यक्ति भी समान स्तर की शक्ति प्राप्त कर सकते थे, हालांकि जागृति प्राप्त करने वाले लोग दुर्लभ थे। इन जैसे अनुभवी शिक्षकों को पता था कि अच्छा प्रभाव छोड़ना ही काफी है, क्योंकि उनका कोई छिपा हुआ इरादा नहीं था। शिक्षकों के जाने के बाद छात्र थोड़े असमंजस में थे, लेकिन माइकल नहीं। उसे पहले से ही पता था कि उसे आगे क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण काम था सुपर हीरोज एसोसिएशन में पंजीकरण कराना और दूसरा था अपनी आंटी को अपने जागृति के बारे में सूचित करना। माइकल सुपर हीरोज एसोसिएशन से पहले से ही परिचित था। इस दुनिया में आने से पहले ही उसके शरीर के मूल स्वामी को इसके बारे में बुनियादी जानकारी थी। ये बात यहाँ के निवासियों में आम थी।
सुपर एसोसिएशन सर्वनाश के बाद स्थापित नई सरकार फेडरेशन के अधीन एक संगठन था। अब दुनिया में केवल एक ही सत्ता थी, फेडरेशन, जिसके अंतर्गत देश, राज्य और शहर आते थे। सुपर एसोसिएशन अरोरा क्षेत्र में सभी अलौकिक प्राणियों का प्रबंधन करता था। साधारण मनुष्यों को पंजीकरण कराने से पहले प्रथम श्रेणी का साधक होना आवश्यक था, जबकि जागृतों को जागृत होते ही तुरंत पंजीकरण कराना होता था, क्योंकि जागृत होते ही वे अलौकिक प्राणी बन जाते थे। सुपर एसोसिएशन का उद्देश्य आम जनता की रक्षा करना, अलौकिक प्राणियों का प्रबंधन करना और उन्हें विभिन्न लाभ प्रदान करना था। माइकल स्कूल परिसर से बाहर निकला। बाहर कदम रखते ही उसने पास से गुजर रही एक खाली टैक्सी को रोक लिया। उन्होंने कहा, सुपर एसोसिएशन को $1 लगेगा। ड्राइवर ने जवाब दिया, ठीक है। सुपर एसोसिएशन वुडस्टोन पब्लिक स्कूल से थोड़ी दूर था। पैदल चलकर माइकल को वहां पहुंचने में लगभग 35 मिनट लगते, लेकिन टैक्सी से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। यात्री सीट पर बैठते ही माइकल ने अपनी जेब से फोन निकाला। आमतौर पर अगर स्कूल खुला होता तो फोन उसके बैग में होता, लेकिन कॉलेज की परीक्षाएं नजदीक थीं और कक्षाओं में जाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, इसलिए आज स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा बाकी सब कुछ कैजुअल था। आज स्कूल आने वाले सभी सीनियर हाई स्कूल के छात्र मुख्य रूप से जागरण समारोह के लिए ही आए थे। आज के बाद स्कूल काफी खाली खाली सा लगेगा। यद्यपि इस दुनिया में प्रौद्योगिकी पृथ्वी की तुलना में अधिक उन्नत थी, फिर भी परिचित प्रौद्योगिकियां मौजूद थीं। धनी लोग उड़ने वाली कारों का उपयोग करते थे, जबकि कम संपन्न लोग पहियों वाले वाहनों पर निर्भर थे। धनी लोगों के पास फोन के विकल्प के रूप में होलोग्राफिक डिस्प्ले वाली घड़ियां थीं, जबकि अन्य लोग पारंपरिक फोन से संतुष्ट थे। दुनिया पुरानी और नई तकनीक का मिश्रण थी, लेकिन किसी तरह ये सब एक विचित्र लेकिन सामंजस्यपूर्ण प्रणाली में विलीन हो गया जो बेमिल नहीं लगती थी। माइकल ने अपनी चाची को फोन करने के बजाय मैसेज करने का फैसला किया। वह एक अपेक्षाकृत अच्छे रेस्टोरेंट में रसोइया का काम करती थी, इसलिए संभवतः वह अभी भी व्यस्त होंगी। माइकल ने एक छोटा सा संदेश भेजा जिसमें उसने बताया कि वह जागृति प्राप्त करने में सफल हो गया है। जैसे ही वह अपना फोन एक तरफ रखने वाला था, स्क्रीन पर एक इनकमिंग कॉल दिखाई दी। यह उसकी चाची का फोन था। माइकल ने तुरंत फोन का जवाब दिया। आंटी, क्या आप काम पर नहीं हैं? माइकल ने तुरंत पूछा। उनकी आंटी का इतनी जल्दी जवाब देना दुर्लभ था, यहां तक कि छुट्टी के दिनों में भी। मैं अभी भी काम पर हूं। जब आपका संदेश आया तब मैं बस थोड़े समय के लिए ब्रेक पर थी, उनकी चाची, आंटी मिया ने जवाब दिया। माइकल को उसकी बात पर यकीन हो गया, क्योंकि वह पृष्ठभूमि में आ रही आवाज सुन सकता था। मिक, उसकी चाची ने पुकारा। उनकी आवाज में झिझक थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन अनिश्चित हो। माँ। माइकल मुस्कुराया। वह पहले ही समझ गया था कि माँ के मन में क्या चल रहा है। वह उनकी हैरानी को समझ गया था। ज्यादातर माता पिता तब चौंक जाते हैं जब उनके बच्चे पहली कोशिश में ही जाग जाते हैं। माइकल की तो बात ही अलग है, जिसके जागने की संभावना और भी कम थी। आपका संदेश, आंटी मिया ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। रुककर आगे बोली, क्या ये सच है? हाँ आंटी मिया, आज मेरा भाग्यशाली दिन है। हाँ, माइकल ने हंसते हुए जवाब दिया। आंटी मिया ने खुशी से एक छोटी सी चीख निकाली, जाहिर तौर पर अपनी उत्तेजना को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। ये जानते हुए कि वह अभी भी काम पर है, माइकल ने बातचीत खत्म करने का फैसला किया ताकि वह अपने काम पर वापस जा सके। मैं सुपर हीरोज एसोसिएशन जा रहा हूँ आंटी, घर आने पर आपसे बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ पैसे भेज देता हूँ। अपने लिए कुछ खा लेना और लिली के स्कूल से लौटने पर उसके लिए थोड़े पैसे बचा लेना। आज मुझे घर आने में थोड़ी देर हो सकती है। जी हाँ चाची। कुछ और बातें करने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। खुशी की लहर दौड़ते ही माइकल ने एक गहरी सांस ली। हालांकि वह मूल रूप से पृथ्वी का निवासी था, उसने इस दुनिया में माइकल के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह से अपना लिया था और यहाँ अपने परिवार से उसे गहरा लगाव था। शायद इसका कुछ संबंध पृथ्वी पर अपने माता पिता को कम उम्र में खोने से था। एक तरह से देखा जाए तो दोनों माइकल ने ही विशेष रूप से कठिन बचपन का अनुभव किया था। कॉल खत्म करने के बाद माइकल ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, ड्राइवर की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए, जो मानो कुछ पूछना चाहता था। अब उसे एहसास हुआ कि जागने के दौरान वह कितना तनाव में था, जिससे उसकी आत्मा थक गई थी। माइकल ने आराम करने का फैसला किया ही था कि कुछ ही मिनट बाद ड्राइवर ने उसे धक्का दिया। ड्राइवर ने कहा, हम यहाँ पहुंच गए हैं। माइकल ने कमजोरी से अपनी आंखें खोली। वह अभी भी थोड़ा भ्रमित था, लेकिन जब उसने अपने से कुछ ही दूरी पर 2 मंजिला इमारत देखी तो उसका दिमाग साफ हो गया और वह जल्दी से उठकर बैठ गया। कृपया अपना कोड दीजिए, माइकल ने अनुरोध किया। ये लीजिए। ड्राइवर ने बात पूरी करते हुए माइकल को अपने फोन पर एक कोड दिखाया, जिसे माइकल ने अपने फोन से स्कैन किया और किराया ड्राइवर के खाते में ट्रांसफर हो गया। सवारी कराने के लिए धन्यवाद, माइकल ने कहा। कोई बात नहीं, वैसे आपको इस आध्यात्मिक जागृति के लिए बधाई हो। ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए जाते देख और उसके आखिरी शब्द सुनकर माइकल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर ड्राइवर को माइकल की चाची के साथ हुई बातचीत सुनकर पहले यकीन नहीं हुआ था, तो अब हो गया होगा, क्योंकि उसने देखा कि गाड़ी से उतरते समय माइकल सुपर एसोसिएशन की शाखा पर कितना ध्यान केंद्रित किए हुए था। माइकल ने अपना सिर हिलाया और ध्यान केंद्रित किया। एक गहरी सांस लेते हुए वह सुपर एसोसिएशन के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। सुपर एसोसिएशन की शाखा के अंदर थोड़ा शोर था, जिससे माइकल को बहुत आश्चर्य हुआ। बाहर उसे ज्यादा आवाज नहीं सुनाई दी थी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि इमारत शांत होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वास्तव में अंदर काफी लोग थे, जिनमें से अधिकतर युवा प्रतीत हो रहे थे। माइकल को यह समझने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये लोग भी शायद उसी की तरह नए अवेकन थे। वुडस्टोन सिटी में सुपर एसोसिएशन की केवल 2 शाखाएं होने के कारण उनकी दुर्लभता के बावजूद इतने सारे अवेकनरों को देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।
चून की देश भर के सभी स्कूलों ने इस वर्ष जागरण समारोह के लिए आज का दिन चुना था, इसलिए सुपर एसोसिएशन भवन में मौजूद अधिकांश युवा वुडस्टोन सिटी के नए जागरणकर्ता होने की संभावना थी। आज के बाद अगले 2 दिनों में पंजीकरण कराने वाले नए अवेकनरों की संख्या कम रहने की संभावना है। माइकल ने चारों ओर नजर घुमाए और मोटे तौर पर गिनती करने पर पता चला कि कम से कम 30 छात्र उपस्थित थे। ये संख्या काफी अच्छी थी क्योंकि वे सभी वुडस्टोन सिटी के 9 सरकारी और निजी स्कूलों से आए थे। अपने आसपास के माहौल को देखते हुए माइकल स्वागत कक्ष की ओर जाने वाली छोटी कतारों में से एक में लग गया। उसे पता नहीं था कि आगे पहुंचने पर उसे क्या देखने को मिलेगा, लेकिन अपनी उम्र के अन्य लोगों को देखकर संभवतः वे भी नए जागृति प्राप्त करने वाले थे, उसे कुछ अंदाजा हो गया। सौभाग्य से माइकल को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 28 मिनट बाद वह लगभग आगे पहुंच गया था। उसके आगे केवल एक ही व्यक्ति था। उसके पीछे और भी लोग कतार में शामिल हो गए थे। माइकल के इंतजार करते समय उसे अपनी जेब में फोन में कंपन महसूस हुई। उसने फोन बाहर निकाला और एक नया संदेश देखा। मिया ग्रेस द्वारा आपके खाते संख्या 27 तारांकन 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 78 4x बैंक इंटरनेशनल में $300 स्थानांतरित कर दिए गए हैं। आपके खाते की वर्तमान शेष राशि $461 है। $300, ये तो काफी बड़ी रकम है। अपनी चाची द्वारा भेजी गई रकम देखकर माइकल थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। चाची मिया का मासिक वेतन कभी कभार मिलने वाले बोनस को छोड़कर लगभग $3000 ही था और उन्होंने अभी अभी उसका 10वां हिस्सा ही भेजा था। ये देखते हुए कि जून का मध्य चल रहा था और मिया का वेतन आमतौर पर महीने की शुरुआत में आता था, ये $300 उनकी बची हुई रकम का 1/4 हिस्सा हो सकता था। धरती पर भी $3000 एक परिवार के गुजारे के लिए काफी नहीं थे। उसके पास जो $161 बचे थे वे आंटी मिया द्वारा उसे दिए जाने वाले $300 के मासिक भत्ते में से बचे हुए थे। माइकल चिंतित तो था, लेकिन फिर भी उसे अपने सीने में एक सुखद अनुभूति हुई। इस दुनिया में उसे सचमुच प्यार मिल रहा था, ऐसा प्यार जो उसने धरती पर शायद ही कभी महसूस किया था। जहां उसने कैंसर से अपनी लड़ाई भी अकेले लड़ी थी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अपने परिवार के बारे में सोचते हुए माइकल ने चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली और एक बार फिर मन ही मन उनके जीवन को बदलने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। हालांकि अनिश्चितता की एक लहर उन पर छा गई। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर AL फाइल NAT वेबसाइट खोजें। क्या अवेकनर बनना वाकई एक आम इंसान के जीवन में बदलाव ला सकता है? सच कहें तो सभी को यही सिखाया गया था कि अवेकनर बनना सफलता की राह पर ले जाने वाला एकमात्र रास्ता है। लेकिन इससे मिलने वाली शक्ति के अलावा ये किस तरह और किन कारणों से जीवन को बदल देता है, ये ज्यादातर लोगों के लिए रहस्य ही बना रहा। ये सर्वविदित था कि सत्ता से धन आता है। माइकल, जिसने अभी अभी अपनी वयस्कता के वर्ष पूरे किए थे, इस बात से भलीभांति परिचित था। उसके मन में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे। तभी जल्द ही रिसेप्शन टेबल पर माइकल की बारी आ गई। शुभ दिन महोदय, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? काउंटर के पीछे बैठी महिला ने पूछा। वह लगभग 30 वर्ष की लग रही थी और उसके चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान थी। उसके शांत स्वभाव ने माइकल के परेशान मन को थोड़ा शांत कर दिया, जिससे वह शांत भाव से जवाब दे सका, मैं यहाँ पंजीकरण कराने आया हूँ। कौन? महिला ने उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पर नजर डालते हुए पूछा। आमतौर पर पंजीकरण कराने आने वाले छात्र 2 प्रकार के ही होते थे, नए जागृति प्राप्त करने वाले या वे प्रतिभाशाली छात्र जो स्कूल में रहते हुए ही प्रथम रैंक के साधक बन जाते थे। आज राष्ट्रीय जागृति समारोह का दिन था, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहती थी। हाँ, मैं अवेकनर के रूप में पंजीकरण कराने आया हूँ, माइकल ने पुष्टि की। ओह, मैं समझ गई, महिला ने जवाब दिया, उसके जवाब से आश्चर्यचकित न होते हुए। उसका उद्देश्य सुनिश्चित करने के बाद उसने माइकल से कुछ सवाल पूछने शुरू किए। इनमें से अधिकांश सवाल उसकी निजी जानकारी जैसे नाम, उम्र और पता से संबंधित थे। उसने किसी कारणवश उसका बैंक खाता नंबर भी पूछा, जो माइकल ने बिना किसी झिझक के दे दिया। सौभाग्यवश ये प्रक्रिया त्वरित और आश्चर्यजनक रूप से सरल रही। क्या तुम मेरी क्लास के बारे में नहीं पूछोगे? माइकल ने उत्सुकता से पूछा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है श्रीमान माइकल, आपका स्कूल हमें वह जानकारी प्रदान करेगा, उस महिला ने अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आहा, अब समझ में आया, माइकल ने कहा। मुझे लगा था कि शायद वह पूछना भूल गई होगी, लेकिन अब बात समझ में आ गई। भले ही सुपर एसोसिएशन के पास किसी की श्रेणी सत्यापित करने का कोई तरीका हो, लेकिन हर नए पंजीकरणकर्ता के लिए ऐसा करने में बहुत समय लग जाएगा। महिला द्वारा दिए गए एक उपकरण पर अपनी उंगली का निशान लगाने और नए छपे हुए दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद उसने उससे दोबारा बात की, इस बार अधिक औपचारिक लहजे में। श्री माइकल, आपको जागृति की हार्दिक बधाई। आज से आप फेडरेशन, जनता और ऑरोरा क्षेत्र के गौरवशाली योद्धा हैं। फेडरेशन के नए अवेकनर के रूप में सैन्य साधना और युद्ध कला तकनीकों का एक सेट आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। साथ ही अलौकिक शक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक प्लेटफॉर्म का लिंक भी प्रदान किया जाएगा। पासवर्ड में आपका पूरा नाम बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। उसके बाद इस वर्ष की संख्या 228 बिना किसी रिक्त स्थान के होनी चाहिए। इसके अलावा एक नए अवेकनर के रूप में आप $15,000 के मासिक भुगतान के पात्र हैं। यदि आप 6 महीने के भीतर रैंक 1 तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ये राशि आधी हो जाएगी, और यदि आप 1 वर्ष के भीतर रैंक 2 अवेकनर नहीं बन पाते हैं तो ये राशि रद्द कर दी जाएगी। बेशक आपकी उन्नति के साथ साथ मासिक भुगतान भी बढ़ता जाएगा। अचानक मिली इतनी सारी जानकारियों से माइकल थोड़ा अभिभूत हो गया था, लेकिन एक चीज ने तुरंत उसका ध्यान खींचा, पैसा। सिर्फ पैसा ही नहीं, इसके साथ और भी फायदे जुड़े थे। हालांकि शर्तें सख्त लग रही थी, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदल सका कि जल्द ही उसकी आमदनी अच्छी खासी होने वाली थी।
माइकल के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचारों में और गहराई से डूब पाता, काउंटर के पीछे बैठी महिला ने फिर से बात की। क्या आप कुछ और पूछना चाहेंगे श्रीमान माइकल? वह सहज ही ना कहने ही वाला था, क्योंकि उसने उसकी कही हुई अधिकांश बातें समझ ली थी। तभी उसे कुछ याद आया। अचानक शर्म से लाल होते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, मामा, मासिक भत्ता कब आएगा? महिला चौंक उठी, लेकिन संभलने के बाद उसकी मुस्कान और भी खिल उठी और ऐसा लगा जैसे वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही हो। उसकी इस प्रतिक्रिया से माइकल को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन शुक्र है कि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अधिकतम 1 घंटे के भीतर पहुंच जाना चाहिए महोदय, उसने उत्तर दिया। माइकल ने काउंटर के पीछे बैठी महिला को धन्यवाद देते हुए हल्का सा सिर हिलाया और जल्दी से सुपर एसोसिएशन की इमारत से बाहर निकल गया। हालांकि उसे पैसे के बारे में पूछने का पछतावा नहीं था, फिर भी वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसे डर था कि कहीं ऐसा न लगे कि उसे पैसे की ज्यादा परवाह है। हालांकि सच तो यही था कि उसे पैसों की ही चिंता थी। खैर, इससे कुछ महीनों में घर में पैसों की कमी नहीं होगी। चाची को अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अब वह और लिली अपना बेहतर ख्याल रख सकेंगी। माइकल आनंद से भर उठा, लेकिन उसने अपनी खुशी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह जानता था कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अवेक न होने के बावजूद फेडरेशन बिना कुछ उम्मीद किए यूं ही पैसा नहीं बांटेगी। हालांकि यह जटिल लगता है, लेकिन उस महिला के अनुसार इसके लाभों को बनाए रखने और यहाँ तक कि उन्हें बेहतर बनाने के लिए मुझे बस इतना करना है कि मैं मजबूत बनूं। अब माइकल का लक्ष्य स्पष्ट था, अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाना और अपने परिवार के लिए जीवन को बेहतर बनाना। जागृति की सफलता तो बस शुरुआत थी, लेकिन इससे पहले उसे घर जाकर सुपर एसोसिएशन द्वारा जानकारी भेजे जाने के बाद अवेकनेस के बारे में और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता थी। घर वापस जाने के लिए माइकल को एक और टैक्सी लेनी पड़ी, जिसका किराया देने में उसने जरा भी संकोच नहीं किया। हालांकि उसे लगा कि जागृति के बाद से उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे बेवजह खुद पर जोर डालना चाहिए। उसका घर सुपर हीरोज एसोसिएशन से काफी दूर था। उसके स्कूल से उसके घर तक पैदल 30 मिनट का रास्ता था और सुपर एसोसिएशन के स्थान को भी इसमें जोड़ दे तो उसे घर पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता। अब जबकि उसके खाते में पैसे आ चुके थे और जल्द ही उसे और भी अधिक पैसे मिलने वाले थे, माइकल को मितव्ययी होने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। टैक्सी में बैठे बैठे उन्होंने अपनी चाची को संदेश भेजा कि उन्होंने सुपर एसोसिएशन में पंजीकरण करवा लिया है और घर वापस आ रहे हैं। इसी दौरान उन्हें बैंक से एक सूचना मिली कि उनके खाते में $15,000 जमा हो गए हैं। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एथर वेबसाइट खोजें। हालांकि माइकल ने अपने पिछले जीवन में इससे भी बड़ी रकम देखी थी, लेकिन ये भूलना आसान था कि वह वर्तमान में एक 18 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभा रहा था, जिसे उसने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। पहले की तरह जब आंटी मिया ने तुरंत जवाब दिया था, इस बार कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे माइकल को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने सोचा था कि मिली हुई रकम का कुछ हिस्सा आंटी मिया को भेज दे, लेकिन उन्हें जानते हुए उसे लगा कि शायद वो घबरा जाएंगी और इससे उनके काम पर असर पड़ सकता है। चूंकि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने उनके घर लौटने तक इंतजार करने का फैसला किया। माइकल ने टैक्सी को सीधे अपने घर पर छोड़ने के बजाय उस इलाके के पास स्थित एक मॉल में छोड़ने के लिए कहा जहां उसका घर स्थित था। वह अपनी चाची की अपने और अपने चचेरे भाई के लिए कुछ खरीदने की गुजारिश को भूला नहीं था। हालांकि उसने चाची द्वारा दी गई रकम के बजाय सरकार से मिली रकम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब उसकी चाची शाम को वापस लौटी तो उसने उन्हें अतिरिक्त पैसे के साथ साथ वह रकम भी लौटाने की योजना बनाई थी। जब माइकल मॉल से निकला तो उसके पास कई बैग थे। इस खरीदारी में उसके लगभग $500 खर्च हो गए थे। इस तरह पैसे खर्च करना शायद जरूरत से ज्यादा लगे, लेकिन माइकल को इसका कोई अफसोस नहीं था। अब उसके परिवार के लिए जिंदगी का थोड़ा और आनंद लेने का समय था। आखिरकार अगर पैसा खुद पर और अपनों पर खर्च न किया जाए तो पैसा होने का क्या फायदा। बेशक माइकल की खर्च करने की एक सीमा थी। उसे अभी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे शक था कि सरकार नए जागृत लोगों को लाभ महज सद्भावनावश नहीं दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ पैसा विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सुपर एसोसिएशन से आए ईमेल देखने के बाद मुझे बेहतर समझ आ जाएगा। जब तक माइकल आखिरकार घर पहुंचा, सूरज डूब चुका था। जागरण समारोह दोपहर 12:30 बजे आयोजित किया गया था और अब शाम के 4 बज चुके थे। लिली जल्द ही स्कूल से वापस आ जाएगी। मुझे इस समय का उपयोग करके चीजों को व्यवस्थित करने दीजिए। और माइकल ने ठीक वैसा ही किया। उसने खाद्य पदार्थों को उनकी उचित जगह पर रखा और बाकी की खरीदारी को भी उसी के अनुसार व्यवस्थित किया। मैं बहुत थक गया हूँ। जब माइकल का खाना खत्म हुआ तब तक उसे बहुत भूख लग चुकी थी। उसने सुबह हल्का नाश्ता किया था, इसलिए उसने मॉल से खरीदी हुई कुछ सामग्री का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ पकाने का फैसला किया। खाने में मांस भी शामिल था। एक रसोइया के साथ रहने के कारण माइकल के खाना पकाने के कौशल काफी अच्छे थे। उसने चावल और तला हुआ मांस बनाया और जैसे ही उसने खाना खत्म किया, उसकी चचेरी बहन लिली घर आ गई। लिली अपनी मां की तरह काले बालों, नीली आंखों और छोटे कद की थी। वहीं दूसरी ओर माइकल अपने सुनहरे बालों, हरी आंखों और लंबे कद के कारण परिवार में सबसे अलग दिखता था। 3 लोगों के इस परिवार के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि वह उनका करीबी रिश्तेदार नहीं है। लेकिन बाहरी लोगों को अक्सर यह बात उलझन में डाल देती थी, जो उन्हें सीधे रिश्तेदार समझते थे, कम से कम तब तक जब तक उन्हें उनके अलग अलग उपनाम पता नहीं चलते थे। शुभ संध्या भाई माइकल। लिली ने रसोई के दरवाजे से अपना सिर अंदर झांकते हुए अभिवादन किया। तुम क्या पका रहे हो? क्या यह मांस है? इसकी खुशबू तो लाजवाब है। अपने चचेरे भाई को ललचाते देख माइकल बेबस होकर मुस्कुराया।
पहले हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाने के बारे में सोचो। इस बीच मैं तुम्हें एक प्लेट में खाना परोस देता हूँ। ठीक है भाई माइकल। खाने की शौकीन वह लड़की बिना कुछ और कहे तुरंत जाने के लिए मुड़ गई। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद वो वापस आए और माइकल को हिचकिचाहट भरी निगाहों से देखने लगी। क्या हुआ? माइकल ने उलझन में पूछा। भाई माइकल, लिली ने अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर और सिर झुकाकर कहना शुरू किया, जागृति समारोह कैसा रहा? ओह, तो बात यह है। माँ बेटी की इस समानता को देखकर माइकल ने आह भरी। वे उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थीं, फिर भी उन्होंने अनदेखी करने का नाटक भी नहीं किया। लिली ने माइकल की आह सुनी और सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह जागने में असफल रहा था। ज्यादा दुखी मत हो भाई माइकल, अगर तुम जागृत नहीं भी हो पाते तो भी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि तुम एक शक्तिशाली साधक बन सकते हो और उन रहस्यमय लोकों में प्रवेश कर सकते हो, भले ही तुम उत्पत्ति लोक तक न पहुंच पाओ। भविष्य अभी भी उज्ज्वल है। ये सुनकर माइकल अवाक रह गया। मैंने कब कहा कि मैं जागृत होने में असफल रहा? इस 15 वर्षीय लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है? हालांकि थोड़ी देर बाद माइकल जोर से हंस पड़ा। जाहिर तौर पर उसे बहुत मजा आ रहा था। माइकल को इतना हंसते देख कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिली दंग रह गई। उसे लगा कि कहीं वो दुख से पागल तो नहीं हो गया। शायद इसी वजह से वो पहले इतना शांत था। माइकल अपनी चचेरी बहन के चेहरे पर बढ़ती हुई चिंता को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने उससे बात की। किसने कहा कि मैं जागने में नाकाम रहा, मूर्ख? अगर कोई खास अवसर नहीं होता तो हम मांस क्यों खा रहे होते? हम। इसके बाद माइकल ने उसे उस दोपहर घटी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया। उसने सुपर एसोसिएशन के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, लेकिन पैसों का जिक्र जरूर किया। वाह भाई माइकल, आप तो अमीर हो गए। क्या सोच रहे हो? मुझे ऐसे देखना बंद करो। भाई माइकल टिल्ड, हे, मुझे कुछ पैसे दो टिल्ड। कुछ वादे करके माइकल ने अपनी बहन का ध्यान अपने खाते के बैलेंस से हटाने में कुछ समय बिताया। उसे खुशी से गुनगुनाते और उछलते कूदते देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह पैसों को लेकर ज्यादा उत्साहित थी, लेकिन वह जानता था कि वह वास्तव में उसके सफल आध्यात्मिक जागरण से खुश थी। माइकल ने गहरी सांस ली और खुद को हिम्मत जुटाकर खाने की थाली अपने कमरे में ले गया। उसने काफी समय तक टालमटोल कर लिया था, अब समय आ गया था कि वह इस जागरण के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करे। माइकल का परिवार एक 6 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर किराए के 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता था, जिसमें प्रत्येक मंजिल पर 4 अपार्टमेंट थे। रहने की स्थिति और वातावरण को औसत दर्जे का कहा जा सकता है। माइकल ने सोचा कि भविष्य में जब उसके पास अधिक पैसा होगा तो वह अपने परिवार को किसी बेहतर जगह पर ले जाएगा। वह युवक भविष्य के लिए सपनों और योजनाओं से भरा हुआ था। 2 शयन कक्षों में से एक माइकल का था, जबकि दूसरा उसके चचेरे भाई और चाची के साथ साझा किया जाता था। माइकल को इस व्यवस्था को लेकर हमेशा अपराध बोध रहता था और पुनर्जन्म के बाद भी यह भावना बनी रही। उनके बीच चाहे जो भी संबंध रहे हों, ये तथ्य नहीं बदल सका कि वह उनके सगे परिवार का सदस्य नहीं था। लेकिन शायद यह उस कहावत की तरह था जो उसने पृथ्वी पर सुनी थी, परिवार का निर्धारण रक्त संबंध से नहीं होता है। अपने अपेक्षाकृत खाली कमरे में प्रवेश करने के बाद माइकल किताबों से भरी मेज के बगल में रखी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी प्लेट मेज पर रख दी। चम्मच से चावल का एक निवाला लेते हुए उसने अपना फोन निकाला और अपना ईमेल खोला। वहां उन्हें सुपर एसोसिएशन के कई संदेश मिले। उसे जो पहला संदेश मिला वो उसके आत्मज्ञान प्राप्ति पर बधाई का संदेश था। साथ ही एक फाइल भी थी जिसमें सैन्य मानक साधना तकनीकों का वह सेट था जिसका उल्लेख काउंटर पर बैठी महिला ने किया था। पब फ्यूचर एड्स। उस फाइल में एक ऐसी श्वास तकनीक थी जिसका कोई विशिष्ट गुण नहीं था और एक ऐसी ध्यान तकनीक थी जिसका उद्देश्य पूरी तरह से उसकी माना शक्ति को बढ़ाना था और उसमें भी कोई मौलिक गुण नहीं था। माइकल को सांस लेने और ध्यान लगाने की तकनीकों का ज्ञान था। आखिरकार उसने संघ द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की गई मुफ्त श्वास तकनीक का अभ्यास भी किया था, हालांकि उसमें साधना की कोई खास प्रतिभा नहीं थी। हालांकि यहीं से उसकी उलझन शुरू हुई। हालांकि माइकल ने अभी तक पैनल का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया था, लेकिन जब उसने वहां एक लेवल अप सिस्टम देखा तो उसे पता चल गया कि वह गलत नहीं था। अवेकनेस के बारे में उसे जो एक जानकारी थी वही ये थी कि वे लैंड ऑफ ओरिजिन में लेवल अप कर सकते थे। यही कारण था कि अवेकनेस तेजी से शक्तिशाली होते थे और लैंड ऑफ ओरिजिन को अक्सर एक खेल के समान बताया जाता था। तो इससे ये सवाल उठता है, जब वह स्तर बढ़ा सकता था तो साधना करने की क्या जरूरत थी? हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि साधना से किसी को द्वितीय श्रेणी मिल सकती है, लेकिन विद्यालय के किसी भी शिक्षक ने इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एटोवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। सौभाग्यवश फाइल में एक नोट था जिससे माइकल की उलझन जल्द ही दूर हो गई। तो बात यह है, फाइल में लिखे नोट को पढ़ने के बाद माइकल को एहसास हुआ कि सिर्फ इसलिए कि अवेकनेस लेवल अप कर सकते थे जिससे वे और मजबूत हो जाते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके लिए साधना करना बेकार था। अगर कोई व्यक्ति अल्पकाल में अपनी शक्ति नहीं बढ़ा पाता और फिर भी मजबूत बनना चाहता है तो क्या होता है? साधना इस कमी को पूरा करने में सहायक हो सकती है। पता चला कि शक्ति बढ़ाने के अलावा जागृत व्यक्ति अन्य तरीकों से भी अपनी ताकत को सक्रिय रूप से बढ़ा सकते हैं। सुपर एसोसिएशन द्वारा भेजी गई 2 तकनीकें क्रमशः नाइट कल्टीवेशन प्रणाली और मेज कल्टीवेशन प्रणाली से संबंधित थीं। माइकल नाइट कल्टीवेशन प्रणाली से दूसरी प्रणाली की तुलना में अधिक परिचित था। ऐसा कहा जाता था कि साधना प्रणालियां और विधियां उत्पत्ति भूमि से उत्पन्न हुई थीं। शूरवीर साधना प्रणाली के लिए व्यक्ति को अपने शरीर को उसकी सैद्धांतिक सीमा तक धकेलना पड़ता था और अपने भीतर एक जीवन बीज प्रज्वलित करना पड़ता था ताकि वह अलौकिक मार्ग पर कदम रख सके, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। मानव शरीर की सैद्धांतिक सीमा एक औसत मनुष्य की ताकत और क्षमताओं से दोगुनी होती है।
यहाँ तक कि अच्छे एथलीट भी आमतौर पर इस सीमा से लगभग आधे ही मजबूत होते हैं। प्रथम श्रेणी का शूरवीर बनने के लिए किसी व्यक्ति को अपने शरीर की क्षमताओं को एक औसत मनुष्य की तुलना में दोगुनी हद तक बढ़ाना पड़ता था। सामान्य परिस्थितियों में इसे हासिल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक विशेष श्वास तकनीक की मदद से व्यक्ति अपनी मानवीय सीमा तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में कर सकता था। अब फ्यूचर एड्स एक जीवन बीज को प्रज्वलित करने के बाद उन्हें एक नई ऊपरी सीमा प्राप्त होगी और वे अपने जीवन बीज को परिष्कृत करना जारी रख सकते हैं, जिससे उनके शरीर की सीमाएं लगातार बढ़ती जाएंगी और वे अधिक मजबूत होते जाएंगे। यह विधि मुख्य रूप से सामान्य मनुष्यों के लिए थी, लेकिन जागृत व्यक्ति भी अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए श्वास तकनीकों का उपयोग कर सकते थे। हालांकि अंतर यह था कि वे जीवन बीज को प्रज्वलित नहीं कर सकते थे, क्योंकि जागृत व्यक्ति होने के नाते उनकी कोई सीमा नहीं रह गई थी। हालांकि फाइल में मिले नोट से एक ऐसी बात सामने आई जिसने माइकल को चौंका दिया: दोहरी कक्षाओं का अस्तित्व। नोट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जागृत होने से पहले लाइफ सीड को प्रज्वलित कर सकता है, तो जब तक कि अंततः जिस वर्ग में वह जागृत होता है उससे कोई टकराव न हो और वह वर्ग समान न हो, तो द्वितीयक वर्ग प्राप्त करने की उच्च संभावना होती है। ये क्षमता विशेष रूप से नाइट कल्टीवेशन सिस्टम पर लागू होती थी, जो एक द्वितीयक वर्ग नाइट वर्ग को जागृत कर सकती थी। माइकल को मेज सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और नोट में भी इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि प्रधानाचार्य और शिक्षक बार बार यही कहते रहते थे कि सुपर एसोसिएशन में पंजीकरण कराने के बाद हमें आखिरकार वह सब पता चल जाएगा जो हमें जानना चाहिए। और ये तो मुझे मिला एकमात्र ईमेल भी नहीं है, वह रहस्यमय अलौकिक मंच अभी भी मौजूद है। माइकल को अचानक ज्ञानोदय का अनुभव हुआ। जो बातें पहले उसे समझ नहीं आ रही थी, अब वे उसे कहीं अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आ गईं। तकनीकों के साथ आया नोट वास्तव में बहुत मददगार था। दुर्भाग्यवश जागृति से पहले वह नाइट नहीं बन पाया था, इसलिए उसे दोहरी श्रेणी प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। क्या इसीलिए प्रधानाचार्य ने ब्रान को रुकने के लिए कहा था? मुझे दोहरी कक्षाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर एक कक्षा किसी को मजबूत बना सकती है तो 2 कक्षाएं होना और भी बेहतर होगा। अगर ऐसा है तो ब्रान वाकई खास है, जागृत लोगों में भी। लेकिन माइकल को इस बात से ईर्ष्या नहीं हुई। वह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, उसे तो बस जागने का सौभाग्य प्राप्त होने पर ही खुशी थी। माइकल ने नोट पढ़ना जारी रखा और पूरा पढ़ने के बाद उसे बंद कर दिया। साधना में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे अभी कुछ और काम भी करना था। उत्साह से भरकर माइकल ने सुपर एसोसिएशन द्वारा भेजे गए दूसरे ईमेल की ओर रुख किया। इस ईमेल में एक लिंक था जिसके बारे में सुपर एसोसिएशन में उसकी सहायता करने वाली महिला ने बताया कि यह उसे फेडरेशन के सभी पंजीकृत अलौकिक प्राणियों के लिए बनाए गए एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का रास्ता था। बिना किसी झिझक के माइकल ने लिंक पर टैप किया, जिससे वह एक साधारण डिजाइन वाले ब्राउजर पेज पर पहुंच गया। पेज सरल था, जिसमें सफेद पृष्ठभूमि, सुपर एसोसिएशन का लोगो और ईमेल और पासवर्ड दर्ज करने के लिए 2 खाली बार थे। इस पेज पर देखने लायक कुछ खास दिलचस्प नहीं था, इसलिए माइकल ने सुपर एसोसिएशन की महिला द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जल्दी से अपना ईमेल और पासवर्ड दर्ज कर दिया। उसे एक तरह की उम्मीद सता रही थी। आखिरकार यह एक ऐसा मंच था जो विशेष रूप से अलौकिक प्राणियों के लिए था, एक ऐसी चीज जिसकी उसने अपने दोनों जन्मों में कभी कल्पना भी नहीं की थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी गुप्त संगठन में आमंत्रित किया गया हो। अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद माइकल ने लॉगिन किया। कुछ ही देर में उसे एक नए पेज पर ले जाया गया। लॉगिन पेज की कुछ हद तक नीरस उपस्थिति के विपरीत ये पेज अधिक जीवंत और आकर्षक था। यह एक फोरम जैसा लग रहा था। काफी कुछ चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई निर्देश पुस्तिका नहीं थी। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। पहली नजर में सुपर एसोसिएशन फोरम अपनी सामग्री को छोड़कर किसी सामान्य फोरम से ज्यादा अलग नहीं लग रहा था। क्या किसी को दलदली वाइवन की कमजोरी पता है? अरे वाह, लगता है हमारे यहाँ कोई बड़ा आदमी आया है। अरे, अगर मुझे सही याद है तो वाइवन आमतौर पर लेवल 30 से ऊपर होते हैं, है ना? यह एक किशोर वाइवरन है जो उतना ताकतवर नहीं है। मेरे लिए तो किसी वाइवन को कमजोर कहने की बेपरवाही ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं एक नया कल्टीवेटर हूँ। हमारे जैसे कल्टीवेटर्स के लिए वाइवरन कितना शक्तिशाली होता है। लेवल 30 का योद्धा आप लोगों के लिए कमांडर रैंक का ताकतवर योद्धा होना चाहिए, इसलिए हाँ, वाइवरन से मुकाबला करने के लिए आपको एक नाइट कमांडर या मेज कमांडर की जरूरत होगी। यार, सीधे सीधे कह दो कि वह तीसरे रैंक का कल्टीवेटर है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। जागृत करने वालों और साधना करने वालों की शक्ति प्रणालियां कभी कभी भ्रामक हो सकती हैं। फोरम में इसी तरह की सामग्री थी। माइकल उसे देखकर विस्मय से पढ़ता रहा। उसे अधिकांश बातें पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी। एक बार फिर सुपर एसोसिएशन ने माइकल को आवश्यक जानकारी सीधे उनकी उंगलियों पर उपलब्ध कराई, चरण दर चरण मार्गदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चूंकि यह एक मंच था, इसलिए माइकल अपनी जरूरत की कोई भी जानकारी खोज सकते थे या सीधे प्रश्न पूछ सकते थे, और उन्होंने बिना किसी झिझक के ऐसा किया। होम पेज पर कुछ पोस्ट के शीर्षक भले ही दिलचस्प थे, लेकिन माइकल ने अपना ध्यान केंद्रित रखा। बेतरतीब पोस्ट पढ़ने से उसे कोई फायदा नहीं होता, उसे तो उनमें लिखी गई बातें भी ठीक से समझ नहीं आती थी। माइकल ने जानकारी जुटाने का एक जबरदस्त अभियान शुरू किया और धीरे धीरे उसकी समझ में मौजूद कमियां दूर होने लगी। जब तक उसका अभियान समाप्त हुआ तब तक बाहर अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। फोरम पर विभिन्न पोस्ट पढ़ने से माइकल की आंखें खुल गईं। उसे सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात इस दुनिया में छिपी अपार शक्ति थी। हमने कल्टीवेटर्स और अवेकने के बारे में हमेशा सुना है, लेकिन कल्टीवेटर्स के बारे में कुछ बुनियादी बातों जैसे जीवन बीज और उनके बाद आने वाले पद के अलावा बाकी सब कुछ रहस्य में डूबा हुआ है। अवेकने के बारे में जानकारी तो और भी मायावी है। अब फ्यूचर एड्स। माइकल को सदमा, ज्ञानोदय और उत्साह का मिला जुला अनुभव
हुआ, इस दुनिया के लोगों को कम आंकने की गलती मेरी ही है। दरअसल ये गलतफहमियां सिर्फ माइकल की ही नहीं थी, इस दुनिया के मूल निवासी भी कुछ ऐसा ही सोचते थे। आखिर अरोरा का पहली बार माना से संपर्क हुए सिर्फ 200 साल ही बीते थे। इतने कम समय में उनकी सभ्यता कितनी उन्नत हो गई होगी, लेकिन वे सब गलत थे, बहुत गलत। इस दुनिया के वास्तव में शक्तिशाली प्राणी अविश्वसनीय रूप से बलवान थे। उदाहरण के लिए माइकल को अंततः कल्टीवेटर्स की शक्ति प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी मिली। इसमें कुल 7 पद थे, पहले से 7वें पद तक, जिन्हें क्रमशः प्रशिक्षु, कुलीन, कमांडर, मास्टर, राजा, सम्राट और अर्धदेवता के रूप में जाना जाता था। हाँ, अर्धदेवता। पहले तो माइकल को लगा कि उसने गलत पढ़ा है, लेकिन 3 बार जांच करने और यहां तक कि एक अर्धदेवता द्वारा 100 मीटर ऊंचे राक्षस को एक साधारण थप्पड़ से आसानी से हराने का वीडियो देखने के बाद भी वह अवाक रह गया। उसे ठीक से पता नहीं था कि वह राक्षस कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी एक चीख मात्र ही उसकी जान लेने के लिए काफी होती। भले ही ऐसे शक्तिशाली प्राणी दुर्लभ हो, लेकिन उनकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो संघ और सुपरहीरो एसोसिएशन ने उनके बारे में जानकारी को पूरी तरह गुप्त रखा होता। सुपर एसोसिएशन फोरम ने वास्तव में माइकल के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उन्होंने जो कुछ सीखा उससे वे बेहद उत्साहित महसूस कर रहे थे। शक्ति, शक्ति, मुझे ये चाहिए। यदि पहले अवेकन बनने का मुख्य उद्देश्य अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाना था और एक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीना एक गौण लक्ष्य था, तो अब माइकल का दिल सत्ता की तीव्र लालसा से जल रहा था। माइकल को उत्साह के उफान से शांत होने में थोड़ा समय लगा। उन्होंने अवेकने के बारे में, विशेष रूप से रहस्यमय लैंड ऑफ ओरिजिन के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उत्पत्ति की भूमि एक रहस्यमय क्षेत्र था जहां केवल जागृति प्राप्त करने वाले ही पहुंच सकते थे। कहा जाता था कि यह एक खेल की दुनिया जैसा था जिसमें स्तर, खोज और बहुत कुछ मौजूद था। लेकिन इसे कभी भी खेल समझने की गलती न करें, अन्यथा आपको इसका गहरा पछतावा होगा। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। उत्पत्ति की भूमि को जागृत करने वाले व्यक्ति से जोड़ने वाली चीज उत्पत्ति का चिन्ह था। माइकल ने अपनी दाहिनी हथेली के पिछले हिस्से पर नजर डाली, जहां फूल के आकार का टैटू बना हुआ था। यह पहले मौजूद नहीं था, माइकल ने कभी टैटू नहीं बनवाया था। यह उसके आध्यात्मिक जागरण के बाद ही प्रकट हुआ और तब से यह रहस्यमय टैटू उसका पीछा कर रहा है। वह निशान तभी दिखेगा जब वह चाहेगा। नाम, माइकल नॉमन। जाति, मानव। वर्ग, नेक्रोमेंसर प्रशिक्षु। स्तर 1, EXP 0/100। शक्ति 1.3। फुर्ती 1.4। पब फ्यूचर एड्स। संविधान 1.2। बुद्धिमत्ता 4/5। विशेषता अंक 0। कौशल, मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना। प्रतिभा, अनंत विकास। क्लास स्किल, कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 0/2। उपहार, उत्पत्ति का चिन्ह। उत्पत्ति चिन्ह के 2 मुख्य कार्य थे। पहला, यह जागृतिकर्ता की चेतना को उत्पत्ति भूमि से जोड़ने की कुंडी के रूप में कार्य करता था। दूसरा, यह एक लघु स्थानिक स्थान के रूप में कार्य करता था। हाँ, एक स्थानिक भंडारण ऋण की तरह। इस खोज के साथ ही माइकल ने किसी भी परजीवी की सूची में शामिल अनिवार्य वस्तुओं में से एक को पूरा कर लिया था। हालांकि माइकल ये जानने के लिए उत्सुक था कि उपहार का क्या अर्थ है, क्योंकि उसके जन्मचिन्ह को एक उपहार के रूप में दर्शाया गया था। फिर भी उससे फोरम में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये बात अविश्वसनीय लग रही थी। निश्चित रूप से सुपर एसोसिएशन के सभी जागृत सदस्यों को इस विषय में रुचि होगी, इसलिए केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता था, जानकारी प्रतिबंधित थी। इसका संभवतः अर्थ ये था कि उसे अभी तक ऐसी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। माइकल को लगा कि उसका अनुमान सही दिशा में जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि उसके लिए बनाई गई प्रोफाइल के ठीक बगल में लेवल 1 सदस्य स्पष्ट रूप से मोटे अक्षरों में प्रदर्शित था। इससे माइकल की जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिर उपहार क्या होता है। अगर उसके जैसे लेवल 1 के सदस्य को भी अर्धदेवताओं के बारे में जानकारी मिल सकती थी, भले ही वह बहुत विस्तृत न हो, तो उपहारों के बारे में जानकारी का छिपा होना यह दर्शाता था कि इस विषय को अर्धदेवता से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। शायद इसका महत्व किसी देवता से संबंधित मामलों के बराबर ही था। हालांकि फोरम में देवताओं का कोई सीधा जिक्र नहीं था, फिर भी माइकल को शक हुआ कि वे इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। फोरम की छानबीन करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया के रहस्य कितने गहरे हैं। सौभाग्य से वह अभी भी अपने दिमाग में पैनल के बारे में अन्य जानकारी की जांच कर सकता था और अपना ध्यान अगले सबसे दिलचस्प पहलू पर केंद्रित कर सकता था, उसकी प्रतिभा। फोरम पर मिली जानकारी के अनुसार प्रतिभाओं को जन्मजात कौशल माना जा सकता है, जिनका उपयोग बिना माना की आवश्यकता के किया जा सकता है। ये उच्च स्तरीय कौशलों के समान थी, सिवाय इसके कि ये दुर्लभ थी, यहाँ तक कि जागृत व्यक्तियों के बीच भी। जागृत व्यक्तियों के लिए प्रतिभा प्राप्त करने के 2 तरीके थे, एक जागृति समारोह के दौरान पूर्ण भाग्य के माध्यम से और दूसरा उत्पत्ति भूमि में कुछ अवसरों का लाभ उठाकर। यह स्पष्ट था कि माइकल को कोई असाधारण प्रतिभा प्राप्त हुई थी। हालांकि उसे लगता था कि उसकी प्रतिभा थोड़ी विचित्र थी। प्रतिभा, अनंत विकास। विकास अंक 16 घंटे 09 मिनट 23 सेकंड। इस तथ्य के अलावा कि विकास अंक नामक कोई चीज हर 24 घंटे में प्रकट होगी और जमा होगी, यह प्रतिभा फिलहाल बेकार प्रतीत होती थी। इसके बावजूद माइकल को अपनी प्रतिभा पर गर्व था। भले ही उसे अभी तक इसका उपयोग समझ नहीं आया था, लेकिन उसे विश्वास था कि यह भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होगी। इसके नाम इन्फिनिट इवोल्यूशन से ही उन्हें इससे बहुत उम्मीदें थीं कि यह भविष्य में क्या बन सकता है। तारांकन 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 तारांकन। माइकल ने वर्गों और नस्लों के बारे में भी कुछ पढ़ा था और उसे अपने उस शिक्षक से कुछ कहना था जिसने दावा किया था, वर्गों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। बकवास। वास्तविकता में माइकल की नज़र में वर्गों के बीच कोई स्पष्ट भेदभाव नहीं था।
हालांकि उसके शिक्षक द्वारा बताए गए तरीके के विपरीत वास्तव में वर्गों के बीच एक स्पष्ट विभाजन था। कोई भी वर्ग कमजोर नहीं होता, केवल जागृति चाहने वाले कमजोर होते हैं। ये वाक्यांश माइकल को फोरम में अपनी खोजों के दौरान अक्सर देखने को मिलता था। लेकिन जो उसने अभी पढ़ा था उससे ये निर्विवाद था कि कुछ वर्गों को दूसरों की तुलना में कुछ विशेष लाभ प्राप्त थे। कम से कम स्कूल ने एक काम तो सही किया, कक्षाओं को युद्ध, सहायता और जीवनशैली भूमिकाओं में वर्गीकृत करना। अब सुपर एसोसिएशन फोरम की बदौलत माइकल को यह भी पता चला कि वास्तव में 5 प्रकार की क्लासें थीं: जनरल क्लास, रेयर क्लास, स्पेशल क्लास, हिडन क्लास और यूनिक क्लास। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल FI.net वेबसाइट खोजें। जनरल क्लासेस अवेकनरों में सबसे आम है। अवेकनरों का एक बड़ा प्रतिशत इन क्लासेस को धारण करता है, इसीलिए इन्हें सामान्य माना जाता है। इन क्लासेस को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि ये प्रति लेवल अब केवल 2 एट्रीब्यूट पॉइंट प्रदान करती हैं। दुर्लभ वर्ग सामान्य वर्गों से एक कदम ऊपर होते हैं, जो प्रति स्तर वृद्धि पर 4 विशेषता अंक प्रदान करते हैं। ये वर्ग जादू या अन्य विशेष क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि किसी वर्ग को दुर्लभ श्रेणी में रखने के लिए जादू पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए बरसे का वर्ग। विशेष वर्ग कुछ हद तक अनोखे और अपरंपरागत होते हैं, जिसके कारण उन्हें सामान्य या दुर्लभ श्रेणियों में सख्ती से वर्गीकृत करना कठिन है। उदाहरण के लिए शेफ वर्ग प्रति लेवल अप पर 3 एट्रीब्यूट पॉइंट प्रदान करता है, जबकि बार्ब वर्ग केवल 2 एट्रीब्यूट पॉइंट प्रदान कर सकता है। हालांकि दोनों ही विशेष वर्ग हैं। विशेष शब्द उनके अपरंपरागत स्वरूप और विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित होने को दर्शाता है। इन वर्गों को दुर्लभ वर्गों से भी दुर्लभ माना जा सकता है, लेकिन इनकी अनूठी प्रकृति इन्हें समूहीकृत करने के तरीके में बहुमुखी बनाती है। हिडन क्लासेस वंशानुगत प्रकार की क्लासेस हैं जो बहुत कम लोगों के पास एक साथ हो सकती हैं। स्पेशल क्लासेस की तरह ये दुर्लभ हैं, लेकिन इनमें विशिष्टता का एक अतिरिक्त पहलू भी है। हिडन क्लासेस स्वाभाविक रूप से जागृत नहीं हो सकती, बल्कि केवल विशेष तरीकों से ही प्राप्त की जा सकती हैं, जो इन्हें विशेष रूप से दुर्लभ बनाती हैं। यूनिक क्लासेस सबसे दुर्लभ होती हैं और किसी भी समय केवल एक ही व्यक्ति के पास एक विशेष यूनिक क्लास हो सकती है। फोरम पर यूनिक क्लासेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन माइकल को ऐसा नहीं लगता था। उसने कहीं पढ़ा था कि ऑरोरा में अवेकने की संख्या 70,000 से थोड़ी ज्यादा है, और उसे यह मानना मुश्किल लग रहा था कि यूनिक क्लासेस के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगर उन्हें सच में कुछ पता नहीं होता तो इसे एक वैध क्लास टाइप के रूप में भी मान्यता नहीं मिलती। माइकल का मानना था कि ऐसा नहीं था कि यूनिक क्लासेस के बारे में जानकारी फोरम पर मौजूद नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि ऐसी जानकारी तक पहुंचने के लिए उसका अधिकार स्तर पर्याप्त उच्च नहीं था। लगता है अधिकार का स्तर सिर्फ दिखावा नहीं है, मुझे इसे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, माइकल ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए सोचा। हालांकि उसे लग रहा था कि इतनी सारी नई जानकारियों से उसका सिर फट जाएगा, फिर भी मानो उसके लिए एक नई और आकर्षक दुनिया खुल गई हो और वह इसका भरपूर आनंद लेना चाहता था। ये दुनियाएं वाकई दिलचस्प हैं और इनमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। एक और बात जिसने माइकल को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि किसी व्यक्ति की नस्ल भी उसे लेवल अप करने पर मिलने वाले लाभों को प्रभावित कर सकती है। इस खुलासे ने माइकल के लिए एक नई दुनिया के द्वार खोल दिए। जो कुछ उसने पढ़ा उसके अनुसार मानव जाति के प्रत्येक स्तर में वृद्धि से सभी गुणों में 0.2, बुद्धिमत्ता में 0.5 और विशेषता में 2 अंक मिलते थे। माइकल को ये पक्का नहीं था कि यह कम है या नहीं, लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रतीत होता था, क्योंकि वे कहते हैं कि मूल भूमि एक खेल जगत की तरह है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ नस्लें बदलना संभव है, माइकल ने सोचा। जिज्ञासावश उसने फोरम में इस संभावना के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की, लेकिन उपहारों और विशिष्ट वर्गों की तरह उसे कुछ भी नहीं मिला। पहले की तरह इसका मतलब या तो ये था कि जानकारी मौजूद नहीं थी या उसका अधिकार स्तर पर्याप्त नहीं था। माइकल, जो पहले से ही इस स्थिति का आदी था, ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी क्लास नेक्रोमेंसर के बारे में भी पढ़ा, जो सुखद आश्चर्य की बात यह थी कि एक दुर्लभ क्लास निकली। जैसे जैसे स्तर बढ़ता था, केवल जातियां ही लाभ नहीं देती थी, बल्कि कक्षाएं भी लाभ पहुंचाती थी। उनके ग्रेड के आधार पर मिलने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स के अलावा कक्षा की विशेषता के अनुसार कुछ आंकड़ों में भी वृद्धि होती थी। उदाहरण के लिए नेक्रोमेंसर कक्षा शक्ति और सहन शक्ति में 0.1 अंक, चपलता में 0.3 अंक और बुद्धि में 0.5 अंक के साथ साथ 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्रदान करती थी। नेक्रोमेंसर तो बस कागज की तरह कमजोर सुरक्षा वाले होते हैं। मेरे जैसे ही स्तर के योद्धा वर्ग का एक मुक्का शायद मेरी आधी से ज्यादा सेहत को खत्म कर देगा, माइकल ने तुरंत सोचा। उन्हें यह भी समझ में आने लगा कि मंच पर लोग इस बात पर जोर क्यों देते रहते थे कि अंततः शक्ति स्वयं जागृत करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। क्लास, रेस, कल्टीवेशन, ऐसे संसाधन जो स्टैट्स को बढ़ा सकते हैं, स्टैट्स खुद और एट्रीब्यूट पॉइंट्स। अगर कोई इन चीजों का बुद्धिमानी से उपयोग करे तो टेलर क्लास वाला अवेकन भी घातक बन सकता है।
माइकल जितना पढ़ता गया, भविष्य को लेकर उसका उत्साह उतना ही बढ़ता गया। वह उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करने के लिए बेताब था, लेकिन वह जानता था कि उचित तैयारी किए बिना वह जल्दबाजी नहीं कर सकता। जी हाँ, तैयारियां चल रही हैं। एक अवेकना होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करने के लिए बाध्य था, लेकिन फोरम के अनुसार वहां सब कुछ सुखद और आसान नहीं था, खासकर नए अवेकनरों के लिए। नए लोगों के लिए सुझाव शीर्षक वाले एक फोरम पोस्ट में, जिसे सुपर हीरोज एसोसिएशन ने भी सराहा था, माइकल को पता चला कि जब कोई अवेकनर पहली बार लैंड ऑफ ओरिजिन में प्रवेश करता है तो उसका प्रारंभिक स्थान यादृच्छिक होता है। ये किसी सक्रिय ज्वालामुखी के पास, किसी बर्फीले बंजर इलाके में, या यहाँ तक कि किसी राक्षस के घोंसले में भी हो सकता है। हालांकि एक संतुलन भी था। पोस्ट के अनुसार ये कुछ ऐसा होगा जिसे एक नया अवेकनर सैद्धांतिक रूप से संभाल सकता है, और माइकल को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसे तैयारी करने की आवश्यकता थी। पोस्ट में अनुभवी टिप्पणीकारों ने भी तैयारी के महत्व पर जोर दिया। उस पोस्ट की बदौलत माइकल को भी समझ आ गया कि सुपर एसोसिएशन ने इतनी बड़ी धनराशि क्यों दी। वाकई ये धनराशि संसाधनों के लिए ही थी। सुपर एसोसिएशन प्लेटफॉर्म में मुख्य फोरम के अलावा एक स्टोर सेक्शन भी था। माइकल ने वहां असंख्य वस्तुएं देखी जिन्हें देखकर वह विस्मित रह गया। तारांकन तारांकन तारांकन। परिष्कृत लोहे का खंजर, कीमत $230। परिष्कृत लोहे का भाला, कीमत $285। स्वास्थ्य औषधि, कीमत $500। चमड़े का पैंट, चमड़े के जूते, चमड़े का ऊपरी शरीर कवच। माइकल ने नौसिखियों के लिए अनुशंसित वस्तुओं की खोज की और उनमें से जो उसे पसंद आई उन्हें चुन लिया। स्टोर में डिलीवरी के 2 तरीके थे, सुपर एसोसिएशन से सामान लेना या होम डिलीवरी का विकल्प चुनना। माइकल ने दृढ़ता से दूसरा विकल्प चुना। अगर वह घर छोड़ने से बच सकता था तो उसे जाने की क्या जरूरत थी। साथ ही खरीदी गई वस्तुओं की कुल लागत की तुलना में डिलीवरी शुल्क सस्ता था। डिलीवरी शुल्क सहित माइकल ने कुल $4,328 खर्च किए। देखते ही देखते सुपर एसोसिएशन द्वारा उसे दिए गए $15,000 में से 1/3 राशि गायब हो गई। सुपर एसोसिएशन सचमुच घटिया है। माइकल ने दर्द से मुंह बनाते हुए अपना खाता सुपर एसोसिएशन प्लेटफॉर्म से जोड़ा और अपने पैसे गायब होते हुए देखे। हालांकि माइकल को उन वस्तुओं को खरीदने का कोई पछतावा नहीं था। उत्पत्ति लोक में मृत्यु भले ही वास्तविक मृत्यु न हो, लेकिन अगर वह इसे रोक सकता था तो क्यों न रोकता। मरने की सजा बहुत कठोर थी। हर मृत्यु पर सभी क्षमताओं का 10% स्थायी रूप से नष्ट हो जाता था। मृत अवेकनर कुछ समय के लिए उत्पत्ति लोक में पुनः प्रवेश भी नहीं कर पाता था। शायद नए अवेकनरों के लिए यह दंड इतना कठोर न हो, लेकिन असली दिग्गज खिलाड़ियों के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। कल्पना कीजिए कि आपके सभी स्टैट्स में 100 अंक हो और उनमें से 10 अंक हमेशा के लिए गायब हो जाएं। शीर्ष स्तर के अवेकनरों के लिए यह काफी कठोर दंड था। आखिरकार ताकतवर होने पर किसी भी क्षमता को बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता था। उस समय बात सिर्फ संख्याओं की नहीं थी। लेवल 100 के अवेकने के लिए 1 अंक की क्षमता वृद्धि माइकल के लिए 10 अंकों के बराबर हो सकती थी। अपना ऑर्डर देने के बाद सुपर एसोसिएशन प्लेटफॉर्म ने पुष्टि की कि उनके सामान अगले दिन दोपहर से पहले डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिससे माइकल काफी संतुष्ट थे। कल मूल देश में प्रवेश करने में अभी भी देर नहीं हुई है, बल्कि यह और भी बेहतर है। मैं अभी कुछ भी करने के लिए बहुत थका हुआ हूँ। माइकल को बहुत भूख भी लगी थी। उसने बहुत सी जानकारी हासिल कर ली थी, जिससे उसकी समझ में मौजूद कमियां काफी हद तक दूर हो गई थी। आगे जो भी जानकारी उसे चाहिए होगी वह धीरे धीरे भविष्य में खोज कर लेगी। फिलहाल माइकल बस सोना चाहता था और नए दिन के आने का इंतजार करना चाहता था, ताकि वह मूल भूमि में प्रवेश कर सके। वह उत्साहित था, लेकिन उसने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिया था। माइकल ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और जैसे ही वह पहले इस्तेमाल की गई प्लेट को उठाने ही वाला था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, उसने सहज भाव से कहा। जब उसने देखा कि दूसरी तरफ कौन है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। चाची, जी हाँ, ये सचमुच आंटी मिया ही थी। माइकल सुपर एसोसिएशन फोरम में इतना मग्न था कि उसने घर में किसी के प्रवेश को देखा ही नहीं। लगता है हमारा नया अवेकने काफी व्यस्त रहा है, आंटी मिया ने चिढ़ाते हुए कहा और माइकल के बिस्तर की ओर बढ़ी और आराम से लेट गई। आंटी मिया, माइकल ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसने देखा कि आंटी मिया के चेहरे पर भी मुस्कान थी, जो और भी चौड़ी होने वाली थी, और उसके भीतर वह ये भी देख सकता था कि उन्हें उस पर गर्व था। ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी और अरोरा दोनों के माइकल्स को सच्चा माता पिता जैसा प्यार केवल एक ही व्यक्ति से मिला था, और वह थी आंटी मिया। दोनों बहुत कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे, और आंटी मिया उनके लिए मां समान थी, खासकर इस दुनिया के मूल निवासी माइकल के लिए। हालांकि आंटी मिया कद में छोटी थी, लेकिन उनकी नीली आंखों में एक मां की अपने बच्चे को निहारने वाली नजर थी। माइकल ने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया और वह इस बात से खुश था कि वह खुश थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, आंटी मिया ने उससे पहले ही बोल दिया, लिली ने मुझे आज तुम्हारे छोटे से साहसिक कारनामे के बारे में बताया। माइकल ने झुंझलाहट में चुपचाप अपनी जीभ चटकाए। शायद उसे लिली को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। अब जो खबर उसे खुद देनी चाहिए थी वह किसी और के जरिए उससे मिली, लेकिन चूंकि यह सब पारिवारिक मामला था, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एसोसिएशन ने तुम्हें बहुत सारा पैसा दिया है, पर माइकल, इसे ध्यान से खर्च करना, आंटी मिया ने चिंता से कहा। उनकी नजर में माइकल अभी भी एक छोटा लड़का था। उन्हें उसके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वे उसकी खर्च करने की आदतों को लेकर चिंतित थीं। हालांकि माइकल के पिछले पैसों के प्रबंधन के रिकॉर्ड ने उन्हें आश्वस्त किया था, लेकिन इस बार रकम इतनी ज्यादा थी कि उन्हें डर सता रहा था कि कहीं वह इसे बर्बाद न कर दे। और अपने उस बेवकूफ चचेरे भाई की बातों पर ध्यान मत दो, कोई जरूरत नहीं है। आंटी मिया, माइकल ने गंभीर स्वर में पुकारा और उसे बोलने से पहले ही रोक दिया।
वह पहले से ही जानता था कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन वह उसे सुनना नहीं चाहता था। उसका परिवार ही उसकी प्रेरणा था, उसकी ताकत था। अब जब वह आखिरकार उनका भरण पोषण कर सकता था तो वह कैसे मना कर सकती थी। माइकल असंतुष्ट महसूस कर रहा था। मौसी मिया, एसोसिएशन ने मुझे जो पैसा दिया है उसका एक बड़ा हिस्सा मेरी भलाई के लिए है, इसलिए आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वह बोल रहा था, माइकल ने पहले ही अपना फोन निकाल लिया था और वह उसे धनराशि का एक हिस्सा हस्तांतरित करने के लिए तैयार था। माइकल, आंटी मिया ने घबराकर कहा। उन्हें उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं था और उन्हें डर था कि वह उनके लिए कोई परेशानी खड़ी कर देगा। दरअसल वह सही थी, लेकिन क्या माइकल को इसकी परवाह थी? नहीं, उसे परवाह नहीं थी। यह शायद एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, लेकिन कम से कम एक बार तो माइकल अपनी स्वार्थी इच्छा को पूरा करना चाहता था। और अगर वह दिवालिया हो जाता है तो वह अगले महीने और धन आने का इंतजार कर सकता है और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करता रह सकता है। माइकल मेहनत से नहीं डरता था। विडंबना यह है कि इसी मेहनत ने इस दुनिया में माइकल की जान ले ली। उस आशावादी मूर्ख ने ऑनलाइन एक अफवाह देखी थी कि यदि कोई इतना कठिन प्रशिक्षण ले कि वह शूरवीर बनने के करीब पहुंच जाए तो जागृति की संभावना अधिक होगी। असली माइकल जानता था कि यह सब बकवास है, लेकिन बदकिस्मती और कई जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के कारण उसने खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। अंततः उसकी मृत्यु हो गई, जिससे पृथ्वी से आए माइकल को उसकी जगह लेने का मौका मिल गया। कोई बात नहीं आंटी मिया, आपको पता नहीं होगा, लेकिन सुपर हीरोज एसोसिएशन जल्द ही मुझे और संसाधन देने वाला है, माइकल ने सीधे चेहरे से झूठ बोलते हुए कहा। यह तो बिल्कुल असंभव था। एसोसिएशन उसके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वे उसके परिवार नहीं थे और कुछ परिवार भी हमेशा इतना कुछ नहीं दे पाते। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? आंटी मिया ने थोड़ी अनिश्चितता से पूछा। आप जानती हैं कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा आंटी मिया, उसने मासूमियत भरे चेहरे से एक और झूठ बोलते हुए कहा। इस बार उसे थोड़ा सा अपराध बोध हुआ, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। आंटी मिया दुविधा में दिख रही थी, उनके चेहरे पर उनकी मिली जुली भावनाएं झलक रही थीं। माइकल ने उसकी झिझक को देखा और जान गया कि उसे मौके का फायदा उठाना होगा। और हाँ, अवेक न बनने के बाद से मुझे अपनी भूख धीरे धीरे बढ़ती हुई महसूस हो रही है। आंटी मिया, घर में हमें और खाने की जरूरत पड़ेगी। माइकल ने बनावटी गंभीरता से ये सब कहा, लेकिन तभी उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई, जिससे उसकी बातों में सच्चाई झलकने लगी। इससे आंटी मिया को थोड़ा यकीन हो गया। उनके विश्वास को और भी मजबूत करने वाली बात यह थी कि वह एक जागृतिकर्ता थे। एक अवेकना होने के नाते फेडरेशन द्वारा उसका सम्मान किया जाना चाहिए, है ना? उसने सोचा। अधिकांश वयस्कों की तरह वह अवेकनरों के प्रति फेडरेशन की प्रशंसा से अवगत थी। हालांकि वह ये नहीं जानती थी कि अवेकनरों का सम्मान करने के बावजूद वे उन्हें विशेष रूप से लाड़ प्यार करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अंततः आंटी मिया ने माइकल की बात पर विश्वास करने का फैसला किया। ठीक है, उसने सहमति जताई। खुश होकर माइकल ने तुरंत उसे कुछ पैसे भेज दिए। आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकती हैं आंटी मिया। और हाँ, लिली को पसंद आने वाली कुछ चीजें भी ले आना, उसने एक अमीर आदमी की तरह आत्मविश्वास से कहा। तभी आंटी मिया के फोन पर एक मैसेज आया, जिसमें बैंक से $5000 के क्रेडिट की सूचना दिखाई दी। आंटी मिया अवाक रह गई और माइकल को डांटने ही वाली थी कि माइकल ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। मुझ पर भरोसा करो आंटी मिया, अब ये पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या लिली ने ये नहीं बताया था कि मुझे हर महीने पैसे मिलेंगे? आंटी मिया ने अनिच्छा से सिर हिलाया। अगर वह सच कह रहा था तो उनका छोटा माइकल वाकई इस तरह पैसे खर्च करने में सक्षम था। हालांकि उसने फैसला किया कि वह परिवार की भलाई के लिए कुछ पैसे का इस्तेमाल करेगी, लेकिन बाकी पैसे तब तक बचाकर रखेगी जब तक वह उसकी बातों की पुष्टि नहीं कर लेती। अपनी चाची को मनाने में सफल होते देख माइकल ने मन ही मन राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं वापस आते समय केक और कुछ स्नैक्स लाई हूँ, कुछ खाना चाहोगे? आंटी मिया ने पूछा। उन्हें याद आ रहा था कि थोड़ी देर पहले उसके पेट से कैसी आवाज आई थी। जी हाँ, मुझे कुछ चाहिए आंटी मिया। पुष्टि करने के बाद आंटी मिया ने वह प्लेट ली जिसे माइकल पहले बाहर ले जाने की योजना बना रहा था और कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद कुछ नाश्ता लेकर लौटी। आंटी मिया के जाने से पहले उन्होंने कुछ और बातें की और अंततः माइकल के कमरे में शांति छा गई। कुछ ही देर में उसके खर्राटों की हल्की आवाज कमरे में गूंजने लगी। उस रात माइकल मुस्कुराते हुए सोया। आज का दिन उनके जीवन का सबसे अच्छा दिन था, भले ही यह उतना ही तनावपूर्ण रहा हो। अगली सुबह माइकल तरोताजा महसूस करते हुए उठा। हालांकि आत्मज्ञान के बाद उसका दिमाग ज्यादा साफ था, लेकिन मानसिक थकावट से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। सौभाग्यवश अच्छी नींद ही इसका सबसे अच्छा इलाज साबित हुई। माइकल तुरंत अपने बिस्तर से नहीं उठा, बल्कि किनारे पर बैठ गया और पिछले दिन की घटनाओं को याद करने लगा। यह देखकर आश्चर्य होता है कि जीवन कितनी जल्दी बदल सकता है, माइकल ने खुशी से सोचा। इससे बेहतर घटनाक्रम की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। और सबसे अच्छा हिस्सा तो अभी आना बाकी था। आज वो दिन है जब मैं उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करूंगा। पता नहीं मुझे वहां क्या क्या देखने को मिलेगा। माइकल का उत्साह नए दिन के बारे में सोचते ही बढ़ता गया। सुबह उठने के बाद बची हुई नींद को दूर करते हुए माइकल खड़ा हुआ और अपनी खिड़कियों के पर्दे खोल दिए, जिससे सुबह की रोशनी उसके कमरे में भर गई। काफी उजाला है। अभी क्या समय हुआ है? वह अपनी डेस्क के पास गया, अपना फोन उठाया और देखा कि सुबह के 8 बज चुके थे। उन्हें वाकई में अच्छी नींद आई थी। मौसी मिया को अब तक काम पर चले जाना चाहिए था। लिली को भी स्कूल में होना चाहिए था। इसी सोच के साथ माइकल ये देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला कि क्या घर में कोई और भी है, लेकिन जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसके अलावा घर खाली था।
हालांकि दोपहर होने में अभी काफी समय था जब सुपर एसोसिएशन से उसका सामान आने वाला था, माइकल ने तरोताजा होकर इंतजार करने का फैसला किया। आखिर सामान दोपहर से पहले आने वाला था, जिसका मतलब था कि शायद वह पहले भी आ जाए। और वह बिना नहाए अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलना चाहता था। इसके अलावा आदेश मिलते ही उसने तुरंत उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। चूंकि उसके पास कुछ समय था, इसलिए माइकल ने घर की सफाई करने का फैसला किया। मेरे सहपाठी शायद कभी विश्वास नहीं करेंगे कि एक अवेकने को भी सफाई करनी पड़ती है, माइकल ने सोचा। अवेकने यहाँ मशहूर हस्तियों की तरह थे, हालांकि उनके बारे में कुछ ही क्लिप्स के अलावा ज्यादा कुछ पता नहीं था। ठीक पृथ्वी पर मशहूर हस्तियों की तरह यहाँ भी कुछ अति उत्साही प्रशंसक थे जो शायद अपने पसंदीदा व्यक्ति को शौचालय जैसी सामान्य चीज करते हुए कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel.f.ir.net वेबसाइट खोजें। कुछ शरारती विचार मन में आते ही माइकल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने खुशी खुशी घर के आसपास जो कुछ भी साफ कर सकता था उसे साफ करना शुरू कर दिया। अपने काम निपटाने के बाद माइकल ने ब्रश किया, नहाया और कपड़े पहने। चूंकि डिलीवरी अभी तक नहीं आई थी, इसलिए उसने पिछले दिन का बचा हुआ चावल खाया और खाते समय अपने फोन पर सुपर एसोसिएशन फोरम ब्राउज किया। Never in either of Michael's lives had he been so interested in studying. It was understandable though while the information was important and somewhat complicated, it felt like it had been pulled straight out of a fantasy novel, making it far more immersive than academic subjects. Time passed like this, and a little past 11 in the morning, Michael received a phone call from an unknown number. Curious and a bit wary, Michael picked up the call. Is this Mr. Norman? A voice came through the phone. Hearing the question, Michael immediately guessed who was on the other end. Yes, I am, Michael replied as he stood up. That's great. Mr. Norman, I'm here with your delivery. I'm currently in front of your apartment building, but I don't know which floor you live on. Don't worry, I'll meet you there. Please wait for me, Michael said, already stepping outside his apartment and closing the door behind him. Perhaps because the apartment building was old, or maybe because the owner was too cheap, there was no elevator. Residents had to use the stairs to reach their floors. It was probably for the best, since if there was an elevator, the rent would likely be higher, and many residents wouldn't be able to afford living here. Luckily, Michael's apartment was on the second floor, so it didn't take long for him to meet up with the delivery man who had brought his goods from the Supers Association. When Michael saw the appearance of the delivery man, he was a little taken aback. The man seemed to be in his late 30s and had a huge physique, but that wasn't what caught Michael's attention. What drew his eye was the mechanical limb the man had in place of his right hand. This world was advanced enough that losing a limb wasn't considered a serious issue anymore. One could easily get a mechanical replacement that functioned almost like the real thing, except for lacking a sense of touch and, of course, being expensive. However, most people with mechanical limbs also purchased artificial skin to cover them, which was both realistic and far cheaper than the limb itself. There were generally only two types of people who went without artificial skin on their mechanical limbs, those who couldn't afford it and those with a particular sense of style. Seeing as the delivery man wore clothing that deliberately exposed his mechanical arm, he was probably the latter. However, Michael couldn't deny that the man looked quite cool with the exposed mechanical arm, almost heroic, even. Are you Mr. Norman? The delivery man politely asked as he saw Michael approaching. Yes, I am. I assume you have my order. Michael replied, nodding in response to the greeting from the delivery man's partner, who was still in the van. माइकल की पहचान की पुष्टि करने के बाद डिलीवरी मैन ने वैन से माइकल का सामान उतारना शुरू कर दिया। सामान काफी था और जागृति के बाद उसकी ताकत बढ़ने के बावजूद माइकल जानता था कि सारा सामान अपने अपार्टमेंट तक ले जाने में उसे काफी पसीना आएगा। शुक्र है, यांत्रिक अंग वाले डिलीवरी मैन ने मदद करने की पेशकश की, जिसके लिए माइकल ने उसका बहुत आभार व्यक्त किया। अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में वापस आकर माइकल अपने सामने जमीन पर पड़े पैकेजों को घूर रहा था। उसे हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। $4000, $4000। हर बार जब वह इसे दोहराता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई चाकू उसके दिल में चुभ रहा हो, भले ही उसके हाथ उत्सुकता से बक्से खोल रहे थे। सुपर एसोसिएशन स्टोर से सामान खरीदते समय माइकल ने सिर्फ इसलिए ज्यादा खरीदारी नहीं की थी क्योंकि उसके खाते में कुछ पैसे थे। उसने पहली बार लैंड ऑफ ओरिजिन में प्रवेश करने के लिए दी गई अनुशंसित वस्तुओं की सूची का पालन किया था और अपनी पसंद की चीजें चुनी थी। आधे घंटे बाद माइकल ने अपनी सभी डिलीवरी खोल ली और उनके अंदर की सामग्री को अपने मार्क ऑफ ओरिजिन के भीतर भंडारण स्थान में रख दिया। न्यू अवेकनेस के निशानों में आमतौर पर बड़े स्थानिक क्षेत्र नहीं होते थे, लेकिन माइकल की वर्तमान जरूरतों के लिए ये काफी था। उसने अपने खरीदे हुए चमड़े के कवच में से कुछ भी नहीं पहना और न ही कोई हथियार उठाया, क्योंकि फोरम के अनुसार अवेकनर पर मौजूद कोई भी चीज उनके साथ उत्पत्ति की भूमि में नहीं जाती। केवल उत्पत्ति के चिन्ह में संग्रहित वस्तुएं ही लाई जा सकती थीं, इसलिए माइकल को जिन चीजों की जरूरत थी वे सब पहले से ही वहां संग्रहित थीं। कई गहरी सांसें लेते हुए माइकल अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसके मन में उत्सुकता, उत्साह और थोड़ी घबराहट थी। फोरम के अनुसार अपनी चेतना को उत्पत्ति लोक से जोड़ना उसे वास्तविक दुनिया में पीछे छोड़ देना था, इसलिए जाने से पहले उसके शरीर को एक उपयुक्त स्थिति में रखना आवश्यक था। माइकल ने अपने बिस्तर पर लेट जाने का फैसला किया। आओ इसे करें। उसने अपने हाथ पर बने निशान पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी चेतना को उत्पत्ति लोक से जोड़ने का प्रयास किया। चूंकि यह उसका पहला प्रयास था, इसलिए यह आसान नहीं था, लेकिन सौभाग्य से उत्पत्ति लोक प्रत्येक जागृत व्यक्ति का सहज हिस्सा था। उसे अंततः सफलता प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगा। माइकल का दाहिना हाथ, जो वास्तविक दुनिया में उठा हुआ था, धीरे धीरे नीचे गिर गया क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे खर्राटे लेने लगा। नया चुना हुआ पाया गया। चुनी गई पहचान की पुष्टि हो गई।
आपने एक नया कौशल डिटेक्ट प्राप्त किया है। तारांकन 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 तारांकन। उत्पत्ति की भूमि के बारे में और अधिक पढ़ने के बाद माइकल अक्सर सोचता था कि उसका प्रारंभिक स्थान कहाँ होगा। क्या ये किसी जंगल के बीचों बीच होगा, किसी खुले मैदान में, या शायद किसी राक्षस के घोंसले के बेहद करीब। अनगिनत संभावनाएं थीं और माइकल की कल्पना बेकाबू हो गई। उसे उम्मीद थी कि जब तक वह राक्षसों के आसपास नहीं है तब तक वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब माइकल ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया जिसकी दीवारें काली ईंटों से बनी थी और उन पर काई जमी हुई थी। अगर छत में बने छेदों से थोड़ी धूप अंदर न आ रही होती तो कमरा पूरी तरह से अंधेरा होता। चारों ओर एक दुर्गंध फैल गई जिससे माइकल को घृणा के मारे उल्टी आने लगी। ये कैसी बदबू है, सड़ा हुआ कूड़ा, या इससे भी बदतर? नहीं, अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आखिर कहाँ हूँ? अगर उसने सुपरहीरोज एसोसिएशन में पंजीकरण न कराया होता और उत्पत्ति की भूमि के बारे में जानकारी हासिल न की होती तो शायद वह घबरा जाता। हालांकि माइकल जानता था कि हर अवेकने का शुरुआती स्थान यादृच्छिक होता है, फिर भी वह कुछ खास खुश नहीं था। समस्या स्थान नहीं बल्कि वहां से आने वाली घिनौनी बदबू थी। हालांकि वह तुरंत वहां से निकलना चाहता था, लेकिन माइकल ने हिलने डुलने की इच्छा को दबा लिया। उसकी मौजूदा स्थिति उतनी बुरी नहीं थी, कम से कम आसपास कोई राक्षस या ज्वालामुखी विस्फोट तो नहीं था। लेकिन वह जानता था कि अपने आसपास के माहौल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने तक सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। ये केवल उसका अपना अनुमान नहीं था। अनुभवी जागृत व्यक्तियों ने नए जागृत व्यक्तियों के लिए सुझाव फोरम पोस्ट में कई बार सावधानी बरतने पर जोर दिया था। पहला कदम, अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें। माइकल ने बगल की दीवार का निरीक्षण करने के लिए मुड़ा। दीवार पुरानी जर्जर ईंटों से बनी एक दीवार। विवरण पढ़ते हुए माइकल ने व्यंग्यपूर्वक सोचा, ऐसा ही होना था। उसे इसके अचानक प्रकट होने पर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे इसकी उम्मीद थी। ये जानकारी उसे प्राप्त हुए एक नए कौशल की बदौलत मिली थी, वास्तव में एक ऐसा कौशल जो हर जागृत व्यक्ति को पहली बार उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करने पर प्राप्त होता है, डिटेक्ट। गेम की तरह ही डिटेक्ट कौशल उपयोगकर्ता को उन विशिष्ट वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देता था जिन पर वे ध्यान केंद्रित करते थे। यह नए और अनुभवी दोनों तरह के अवेकने के लिए एक आवश्यक कौशल था। हालांकि डिटेक्ट की कुछ सीमाएं थीं। उदाहरण के लिए, यह उपयोगकर्ता से काफी अधिक शक्तिशाली प्राणियों के बारे में जानकारी प्रकट नहीं कर सकता था। यदि लक्ष्य उपयोगकर्ता से 20 स्तर से अधिक शक्तिशाली होता तो डिटेक्ट काम ही नहीं करता। इसके विपरीत, जब उपयोगकर्ता का स्तर लक्ष्य से काफी अधिक होता था तो ये कौशल अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता था। समय के साथ डिटेक्ट में भी सुधार हो सकता है, जिससे उपयोगकर्ता के ज्ञान में वृद्धि होने पर अधिक विवरण प्राप्त हो सकते हैं। कमरे की दीवार से अपना ध्यान हटाकर माइकल ने इस दुनिया में अपने शरीर का अवलोकन करने के लिए कुछ क्षण लिए। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर एल्फायर NAT वेबसाइट खोजें। जैसा कि उम्मीद थी, ऑरोरा से उसका कुछ भी पीछा नहीं कर पाया, यहां तक कि उसके कपड़े भी नहीं। शुक्र है वह नंगा नहीं था, उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे जो पृथ्वी पर मध्ययुग में आम लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के समान थे। कपड़ों के अलावा उसके शरीर पर और कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। अब जब उसे अपने आसपास के माहौल की बुनियादी समझ हो गई थी तो माइकल ने घूमने का फैसला किया। लेकिन कमरे से निकलने से पहले उसने एहतियात के तौर पर खुद को हथियारबंद करने का फैसला किया। बाहर राक्षसों का कोई निशान नहीं था, लेकिन सावधानी बरतना बेहतर था। माइकल ने फोरम पर नए जागृत लोगों के दुर्भाग्यपूर्ण अंजामों के बारे में कई कहानियां पढ़ी थीं और उसका पहले ही दिन मरने का कोई इरादा नहीं था। माइकल ने अपने भंडारगृह से सबसे पहले चमड़े का कवच निकाला जिसे उसने एसोसिएशन से खरीदा था। हालांकि बेहतर कवच मौजूद थे, लेकिन वे विकल्प या तो बहुत महंगे थे या इस समय उसके लिए अव्यावहारिक थे। अपने आसपास फैली दुर्गंध से उल्टी आने की इच्छा को दबाते हुए माइकल ने जल्दी से लेकिन चुपचाप अपना चमड़े का कवच पहन लिया। अब खुद को हथियार बंद करने का समय आ गया है। माइकल ने एसोसिएशन से 3 प्रकार के हथियार खरीदे थे, 2 हाथापाई वाले हथियार और 1 बंदूक। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे बंदूक बिना किसी परेशानी के मिल गई। जाहिर तौर पर एक अवेकने के रूप में उसकी स्थिति ही उसके लिए पर्याप्त लाइसेंस थी। मूल देश में बंदूकें कारगर थीं, इसलिए उसने एक बंदूक साथ लाने का फैसला किया। उसने जो भला और कटार खरीदी थी उसकी तुलना में उसे बंदूक के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस हुआ। हालांकि उसने अपने दोनों जन्मों में कभी बंदूक पकड़ी नहीं थी और न ही कभी चलाई थी, फिर भी बंदूक के कुछ स्पष्ट फायदे थे। एक तो ये कि वह दूर से हमला कर सकता था और अगर निशाना चूक भी जाता तो वह तुरंत और गोलियां चला सकता था। बेशक बंदूकों की कुछ कमियां भी थीं। उदाहरण के लिए, शोर से अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता था, जैसे कि आसपास के राक्षस। माइकल ने इस बात पर विचार किया था और फोरम पर इसके बारे में पढ़ा भी था, इसलिए उसने अपनी बंदूक के लिए एक साइलेंसर भी खरीद लिया था। शुरुआती चरणों में बंदूकें सबसे अच्छे हथियारों में से एक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं वे जल्दी ही अप्रचलित हो जाती हैं। जैसा कि फोरम में अनुभवी अवेकनर ने कहा, व्यक्तिगत शक्ति अभी भी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अपनी बंदूक में कारतूस लोड करने और सेफ्टी लॉक हटाने के बाद उसने अपने तनावग्रस्त कंधों को ढीला किया और अंधेरे कमरे से बाहर निकल गया। भले ही उत्पत्ति की भूमि के बारे में उनकी पहली धारणा उनकी अपेक्षा के अनुरूप न रही हो, लेकिन इस नई दुनिया के प्रति माइकल का उत्साह कम नहीं हुआ। ऑरोरा जैसी सभ्यताओं के अलावा जो जागृत लोगों के माध्यम से मूल भूमि से जुड़ी हुई हैं, यहाँ मूल निवासी सभ्यताएं भी हैं। यह इमारत अतीत का एक अवशेष प्रतीत होती है जो अब वीरान पड़ी है, माइकल ने टिप्पणी की। जिस अंधेरे कमरे में वह पहली बार प्रकट हुआ था, उसे छोड़ने के बाद उसने खुद को एक चौड़े गलियारे में पाया जो मंद रोशनी से जगमगा रहा था। दूर की छत में बने छेदों से ही थोड़ी रोशनी आ रही थी। अगर छत इतनी दूर न होती तो वह इधर उधर भटकने के बजाय बाहर निकलने की कोशिश करता।
छत में बने छेदों से मिलने वाले वेंटिलेशन की बदौलत माइकल की हरकतों से कोई प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, माइकल ने हवा में फैली दुर्गंध के स्रोत की भी पहचान कर ली। स्लाइम्स, ये जादुई जीव देखने में हानिरहित ठोस तरल पदार्थ जैसे लगते थे, लेकिन असल में वे ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वे भयानक दुर्गंध वाला तेजाब स्रावित करते थे। ये स्लाइम रेंग कर चलते थे और हमला करने के लिए उछल कूद भी कर सकते थे। उसे जो दुर्गंध महसूस हुई वह उस कमरे के बाहर छोड़े गए चिपे चिपे निशान से आ रही थी जहां से उसने काम शुरू किया था। माइकल को यकीन नहीं था कि वही कीचड़ आसपास कहीं मौजूद है या नहीं, लेकिन इस विशाल दिखने में खाली इमारत की कुछ देर तक खोजबीन करने के बाद उसे वह कीचड़ मिल गया। एसिड स्लाइम लेवल 4, रैंक सामान्य, एक हानिरहित दिखने वाला चिपचिपा पदार्थ जो तेजाब छोड़ता है। काफी धूर्त है, उसने सोचा। स्लाइम उन जीवों में से एक था जिनके बारे में माइकल ने मूल भूमि में पाए जाने वाले आम राक्षस शीर्षक वाले एक फोरम पोस्ट में पढ़ा था जब वह अपनी डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि उस पोस्ट के लेखक वही व्यक्ति थे जिन्होंने नए जागृत लोगों के लिए सुझाव नामक पोस्ट लिखी थी, जो सुपरहीरो एसोसिएशन के लेवल 5 के सदस्य थे। माइकल को यह तो नहीं पता था कि लेवल 5 का सदस्य होने का क्या मतलब है, लेकिन उसे यह नाम प्रभावशाली लगा। मूल भूमि के सामान्य राक्षस नामक पुस्तक में स्लाइम और गोब्लिन जैसे जीवों का वर्णन चित्रों के साथ किया गया था, इसलिए एसिड स्लाइम पर डिटेक्ट का उपयोग करने से पहले ही माइकल को पता था कि यह क्या है। लेकिन उसने एसिड स्लाइम जैसी किसी चीज के अस्तित्व की उम्मीद नहीं की थी। यह उस प्यारे नीले रंग के स्लाइम से बिल्कुल अलग दिख रहा था जिसे उसने पोस्ट में देखा था, लेकिन चूंकि अवेकनर ने बताया था कि स्लाइम के कई प्रकार होते हैं, इसलिए अंत में उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। एक 2 सितारा सामान्य श्रेणी का राक्षस। लगता है इससे इसकी विचित्र प्रकृति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। माइकल को यह नहीं पता था कि एसिड स्लाइम की थोड़ी भयावह उपस्थिति, भयानक दुर्गंध या एसिड छोड़ने की उसकी क्षमता में से कौन सी बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उत्पत्ति की भूमि में राक्षसों के साथ ज्ञात वर्ग थे, निम्न से उच्च की ओर सामान्य, दुर्लभ, असाधारण, महाकाव्य, पौराणिक, मिथकीय और अर्धदेव। प्रत्येक वर्ग में 3 लघु श्रेणियां थी जिन्हें सितारे कहा जाता था, जैसे 1 सितारा सामान्य, 2 सितारा सामान्य, 2 सितारा दुर्लभ इत्यादि। अब फ्यूचर एड्स, मॉन्स्टर और आइटम दोनों इसी रैंकिंग प्रणाली का पालन करते थे। आइटम के लिए सितारे उनकी कार्यक्षमता और गुणवत्ता दर्शाते थे, जबकि मॉन्स्टर के लिए वे उनकी क्षमता को दर्शाते थे। मॉन्स्टर की रैंक में प्रत्येक सितारा 7 स्तरों तक पहुंचने की अनुमति देता था, इसलिए माइकल के सामने मौजूद 2 सितारा सामान्य श्रेणी का एसिड स्लाइम संभावित रूप से 14वें स्तर तक पहुंच सकता था। रैंक 1, लेवल 4 का एक कीचड़ जो तेजाब फेंकता है। वाकई ये कीचड़ बहुत ही अजीब है। आखिर प्यारा होना कहाँ गया है ना। हालांकि माइकल के विचार बिखरे हुए लग रहे थे, लेकिन असल में वह इस बात पर विचार कर रहा था कि एसिड स्लाइम का सामना करे या पीछे हट जाए। हालांकि स्लाइम उससे 3 गुना अधिक शक्तिशाली था, फिर भी स्लाइम को सबसे कमजोर राक्षसों में गिना जाता था, इसलिए अच्छी तैयारी के साथ उन्हें मारना अपेक्षाकृत आसान था। माइकल अपना मुख्य लक्ष्य नहीं भूला था, जो कि उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करने वाले सभी जागृत व्यक्तियों का साझा लक्ष्य था, मजबूत होना, और ऐसा करने का सबसे तेज तरीका था लेवल बढ़ाना। और एक जादूगर होने के नाते उसे अंततः मरे हुए प्राणियों को बुलाने की आवश्यकता होगी, इसलिए उसे किसी न किसी को मारना ही होगा, अन्यथा अंत में वह एक नकली जादूगर ही साबित होगा। लेवल बढ़ाने से स्टैट एलोकेशन को अपनी इच्छानुसार करने की सुविधा मिलती थी, जिसका मतलब था कि माइकल तकनीकी रूप से खुद को एक योद्धा की तरह विकसित कर सकता था, लेकिन अपनी क्लास की खूबियों को नजरअंदाज करने से वह औसत दर्जे का ही रह जाता। अपनी क्षमता को लापरवाही से बर्बाद करने वाले अवेकनेस के लिए कोई रीसेट बटन नहीं था। काश स्लाइम अपने पीछे शरीर छोड़ जाते, वरना मैं आखिरकार अपनी क्लास स्किल्स का इस्तेमाल करके किसी चीज को पुनर्जीवित कर पाता। बेशक वह पूरी तरह से गंभीर नहीं था, भले ही वह चिपचिपा पदार्थ किसी शरीर को छोड़ दे, फिर भी वह इतने दुर्गंधयुक्त जीव से संपर्क करने के लिए उत्सुक नहीं होगा जब तक कि वह हताश न हो। एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले स्लाइम का सामना होना कोई बुरी खबर नहीं थी। कोई भी दूसरा राक्षस एक बड़ी चुनौती हो सकता था, जबकि स्लाइम, खासकर एसिड स्लाइम, अपनी धीमी गति के लिए जाने जाते थे। फिर भी वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था, केवल चमड़े का कवच उसे एसिड के वार से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने आखिरकार ये देखने का फैसला किया कि क्या वह इस एसिड स्लाइम को अनुभव अंकों में बदल सकता है या फिर खुद इसका भोजन बन सकता है। आओ इसे करें। अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने की इच्छा को दबाते हुए वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकला और लगभग 10 मीटर दूर फुटबॉल के आकार के हरे राक्षस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। पुई टकराना, पुई टकराना, पुई टकराना, उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। 3 शॉट मारे और तीनों ही चूक गए। अंततः एसिड स्लाइम ने उसे देख लिया, उसकी ओर मुड़कर देखा और इस तरह कांपने लगा जैसे वह लगभग गुस्से में हो, या कम से कम माइकल को ऐसा ही लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि 10 मीटर की दूरी पर भी उसका निशाना इतना खराब होगा। बेशक उस चिपचिपे पदार्थ का छोटा आकार उसे एक मुश्किल लक्ष्य बना रहा था, लेकिन उसकी गोलियां पूरी तरह से चूक क्यों रही थी। माइकल इसका दोष रिकॉइल पर डालना चाहता था, लेकिन उसके उन्नत अवेकनर शरीर ने इस बहाने को कमजोर साबित कर दिया। मेरा निशाना वाकई बेहद खराब है, उसने माथे पर शिकन डालते हुए सोचा। उसने दोबारा गोली चलाने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उस चिपचिपे पदार्थ ने उस पर तेजाब की एक धार छोड़ दी। धत्तेरे की। माइकल ने जल्दी से खुद को बचाया, लेकिन एसिड की एक बूंद उसके बिना कवच वाले हाथ पर लग गई। पब फ्यूचर एड्स, पब फ्यूचर एड्स। आह! तेज दर्द से कराहते हुए उसने अपनी चीख को दबा लिया। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने एसिड स्लाइम को बहुत कम आंका था, लेकिन दर्द पर ध्यान देने का समय नहीं था। उस चिपचिपे पदार्थ ने एक और तेजाब का वार किया, जिसे माइकल ने इस बार सफलतापूर्वक चकमा दे दिया, लेकिन उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था।
उसके माथे से पसीना टपक रहा था और वह अपनी बाह में हो रहे असहनीय दर्द को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसका बायां हाथ अब बेकार हो चुका था और वह सिर्फ अपने दाहिने हाथ से निशाना साध रहा था। दूसरे हमले ने आखिरकार उसे क्रोधित कर दिया था। निशाने की परवाह किए बिना उसने कीचड़ की ओर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पुई टकराना, पुई टकराना, पुई पुई पुई। अधिकांश शॉट चूक गए, लेकिन उसकी हताशा के विस्फोट ने कुछ नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, भले ही वह थोड़ा ही क्यों न हो। जल्द ही माइकल की बंदूक की सभी 30 गोलियां खत्म हो गईं। एसिड के कीचड़ से भागते हुए, जो अब थोड़ा छोटा हो गया था लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे उछल रहा था, उसने विशाल सुनसान इमारत में खो जाने से बचने के लिए कई दीवारों पर अपनी कतार से बनाए गए निशानों का पीछा किया। उसने बंदूक में गोलियां भरने की कोशिश की, लेकिन बाएं हाथ में दर्द के कारण यह मुश्किल हो गया, जिससे कई गोलियां उससे छूट गईं। सबसे बुरी बात यह थी कि उस कीचड़ की उछलने की गति उसकी अपनी गति से थोड़ी ही कम थी, जिससे वह उसके हमले की सीमा में बना रहा। हालांकि उसके चमड़े के कवच ने उसकी पीठ और पैरों की रक्षा की, फिर भी वह अपने करीब आती गर्मी को महसूस कर सकता था। कई असफल प्रयासों के बाद माइकल आखिरकार बंदूक में दोबारा गोली भरने में कामयाब हो गया और उसने कीचड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। ये प्रक्रिया कुछ और बार दोहराई गई, जब तक कि एक भाग्यशाली निशाने से उसने कीचड़ के अंदरूनी हिस्से को क्षतिग्रस्त नहीं कर दिया, जिससे अंततः वह मर गया। आपने एक कॉमन लेवल 4 एसिड स्लाइम को मार डाला। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेल फायर नेट वेबसाइट खोजिए। आपको 45 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। आपने अपने स्तर से 3 स्तर ऊंचे राक्षस को मार गिराया, जिससे आपको 4 गुना अनुभव गुणक प्राप्त हुआ। आपको 180 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। ऊपर का स्तर, आप लेवल 2 पर पहुंच गए हैं। आपने बेसिक शॉट कौशल सीख लिया है। उत्पत्ति की भूमि में अपने पहले ही दिन माइकल लगभग सबसे कमजोर राक्षसों में से एक स्लाइम द्वारा मार गिराया गया था। आप लेवल 2 ह्यूमन बन गए हैं। आपने शक्ति, चपलता और सहन शक्ति में 0.2 स्टेट पॉइंट प्राप्त किए हैं। आपने बुद्धिमत्ता में 0.5 स्टेट पॉइंट प्राप्त किए हैं। आपको 2 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले। आप लेवल 2 नेक्रोमेंसर अप्रेंटिस बन गए हैं। आपने शक्ति और सहन शक्ति में 0.1 स्टेट पॉइंट, चपलता में 0.3 स्टेट पॉइंट और बुद्धिमत्ता में 0 5 स्टेट पॉइंट प्राप्त किए हैं। आपको 4 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं। माइकल को नोटिफिकेशंस का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने ही वाला हो, उसका पूरा शरीर आग की लिपटों में जल रहा हो। उसकी बाईं बाह का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षत विक्षत लग रहा था, जिसे देखना भी भयावह था। चीखने की इच्छा को दबाते हुए माइकल ने सुपर हीरोज एसोसिएशन स्टोर से खरीदी गई स्वास्थ्यवर्धक दवाइयों में से एक निकाली। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उत्पत्ति की भूमि में कदम रखने के 2 घंटे से भी कम समय में उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। उत्पत्ति की भूमि को खेल की तरह न समझने की चेतावनियों के बावजूद उसका एक हिस्सा अभी भी ऐसा ही कर रहा था। इसने उसके उत्साह को और बढ़ा दिया, उसे किसी सस्ते उपन्यास के नायक की तरह आगे बढ़ने, इस दुनिया के शिखर तक पहुंचने और उससे भी आगे जाने के सपने देखने लगे। शायद यह उसका किशोरावस्था वाला आशावाद था जिसने उसे आशावान बनाए रखा, या शायद वह अनजाने में ही 18 साल के लड़के की भूमिका में ढल रहा था, जबकि वह पृथ्वी पर पहले से ही एक वयस्क था। कांपते हाथों से माइकल ने आधी औषधि अपनी घायल बाह पर डाली और बाकी पी ली। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। औषधि ने जादू की तरह काम किया और माइकल ने आश्चर्य से देखा कि उसके घावों पर नई त्वचा बन रही है। औषधि की गुणवत्ता के कारण एक निशान रह गया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। जब तक भयानक दर्द चला गया था, बाकी सब बाद में देखा जा सकता था। मैं लगभग मर ही गया था, माइकल ने सोचा। उत्पत्ति की भूमि में मृत्यु स्थायी नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से मौत के बहुत करीब आ गया था, और वह भी यहाँ के सबसे कमजोर राक्षसों में से एक के हाथों। मैं कितना दयनीय हूँ, बहुत भोला, बहुत अनुभवहीन, बहुत लापरवाह। अगर मैं उस तेजाब से दूर ही रहता तो मैं इस मुसीबत में नहीं होता। माइकल को इस बात का एहसास नहीं था कि उसका प्रदर्शन भले ही त्रुटिहीन था, फिर भी अधिकांश अनुभवी अवेकनरों को प्रभावित कर देता। उसने न केवल पहली ही मुठभेड़ में एक राक्षस को मार गिराया था, बल्कि अपने से कई स्तर ऊंचे प्रतिद्वंद्वी को भी पराजित कर दिया था। सिर्फ एक स्लाइम होने के बावजूद वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। माइकल को यह गलतफहमी भी थी कि स्लाइम्स उत्पत्ति की भूमि में सबसे कमजोर राक्षसों में से थे, लेकिन यह धारणा केवल एक विशेष दृष्टिकोण से ही लागू होती थी। स्लाइम्स को कमजोर बताने वाला पोस्ट लिखने वाला व्यक्ति पहले से ही एक शक्तिशाली प्राणी था जो स्लाइम्स को नीचा दिखाने का हकदार था। कई लोगों के लिए, खासकर नए जागृत लोगों के लिए, स्लाइम्स कोई मजाक नहीं थे, और उन्हें कम आंकना माइकल की पहली गलती थी। पृथ्वी और अरोरा दोनों के माइकल में एक समान प्रवृत्ति थी कि वे खुद के प्रति कठोर थे। अनाथ होने के कारण उन्हें जल्दी परिपक्व होना पड़ा और जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, जिससे उनमें अपनी गलतियों के प्रति धैर्य की कमी हो गई। इसी विशेषता के कारण उन्हें उस स्लाइम को हराने में भी कोई खास संतुष्टि नहीं मिली जिसे वे अवचेतन रूप से कमजोर मानते थे। काफी देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद माइकल की उलझी हुई भावनाएं आखिरकार शांत हो गईं और उसने अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया।
ये निशान मुझे असल दुनिया में तो नहीं ले जाएगा, है ना? माइकल ने अनिश्चितता से अपनी बाईं बांह पर बने बदसूरत निशान को देखा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेल फायर नेट वेबसाइट खोजें। उत्पत्ति की भूमि में जागृत व्यक्तियों के शरीरों की एक उल्लेखनीय विशेषता ये थी कि वे वास्तविक दुनिया के शरीरों से कितनी सटीक रूप से मेल खाते थे। उन्हें उनके समकक्षों के साथ पुनर्तः मेल खाने वाले क्लोन माना जा सकता था। ये प्रतिकृति इतनी पूर्ण थी कि यहाँ तक कि दर्द भी वास्तविकता की तरह ही तीव्र रूप से महसूस होता था। एसिड स्लाइम के साथ अपने हालिया अनुभव को याद करके माइकल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुझे उम्मीद है कि मुझे स्लाइम की वजह से पीटीएसडी न हो जाए। ये बहुत ही दयनीय होगा। कुछ देर और उस निशान को गौर से देखने के बाद माइकल ने फैसला किया कि शायद ही वह उसके साथ वास्तविक जीवन में वापस जाएगा। इस शरीर का मुख्य कार्य यहाँ प्राप्त किसी भी शक्ति को उसके वास्तविक शरीर के साथ तालमेल बिठाना था। हालांकि ऐसा लगता था कि उसे इस निशान को यहाँ तब तक झेलना पड़ेगा जब तक वह मर नहीं जाता। सुपर एसोसिएशन फोरम पर मौजूद पोस्ट के अनुसार उत्पत्ति की भूमि में अवेकनर का शरीर असली शरीर की तरह ही काम करता था, मूल शरीर से स्वतंत्र, जिसे भोजन और अन्य पोषण की आवश्यकता होती थी। ये किसी खेल की तरह मात्र डेटा नहीं था। यही कारण था कि यहाँ मृत्यु तभी मानी जाती थी जब पूरा शरीर या प्रमुख अंग नष्ट हो जाते थे। किसी अंग के नष्ट होने से उसकी मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन इस दुनिया में वह अपंग हो जाता था। एक पुनर्तः कार्यशील शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके वर्तमान शरीर को नष्ट करना होगा ताकि अगली बार जब उसकी चेतना उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करे तो एक नया शरीर पुनर्निर्मित हो सके। सरल शब्दों में कहें तो कोई व्यक्ति अपने नापसंद शरीर को हत्या करके फिर से बना सकता था। हालांकि इस तथ्य के अलावा कि बहुत से लोग इतने बीमार नहीं थे कि ऐसा करने के बारे में सोचे, अनुभवी जागृत व्यक्ति भी अपनी जान लेने के बजाय अपंग होना पसंद करते थे। इसका कारण ये था कि इस दुनिया में मृत्यु भले ही स्थायी न हो, फिर भी सभी गुणों में 10% की स्थायी कमी लाती थी। बहुत कम लोग इस नुकसान को सहन कर सकते थे। इसलिए भले ही यहाँ मृत्यु वास्तव में अंतिम नहीं थी, फिर भी अधिकांश जागृत व्यक्ति अपने जीवन को गंभीरता से लेते थे। अब तक माइकल एसिड स्लाइम के साथ अपने जीवन मरण के संघर्ष से उबर चुका था और आखिरकार उस चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जिसे वह टालता आ रहा था। मैंने अपना लेवल बढ़ा लिया। हालांकि एसिड स्लाइम के खिलाफ उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था, फिर भी माइकल ने एक्सपीरियंस पॉइंट्स को ठुकराया नहीं। उसे स्लाइम से परेशानी थी, उससे मिलने वाले भरपूर एक्सपीरियंस पॉइंट से नहीं। स्थिति: नाम माइकल नॉमन, वर्ग नेक्रोमेंसर प्रशिक्षु, स्तर 2 कैरेट, एक्सपायरी 80/250, शक्ति 1.6 कैरेट, फुर्ती 1.9 कैरेट, संविधान 1.40 कैरेट, बुद्धिमत्ता 5.51 कैरेट, विशेषता अंक 6, कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, बुनियादी गोली चलाना, नया प्रतिभा, अनंत विकास, क्लास स्किल, कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 0/4, उपहार, उत्पत्ति का चिन्ह। जब माइकल पहली बार जागा था तब उसकी स्टेटस स्क्रीन जैसी दिख रही थी, उसकी तुलना में अब वह काफी अलग दिख रही थी। सबसे पहले उसने अपने स्तर या आंकड़ों में बदलाव नहीं देखा, बल्कि अपने कौशल अनुभाग में बदलाव देखा। जागृति के बाद से उसके पास मौजूद 2 वर्ग कौशलों के अलावा उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करने से उसे 2 और कौशल प्राप्त हुए थे जो विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। माइकल को पहले से ही अपने पहले 3 कौशलों का कार्य पता था। अनडेड समनिंग एक प्राथमिक कौशल जो उसे इच्छा अनुसार अनडेड को बुलाने और हटाने की अनुमति देता था। अनडेड रिवाइवल उसका असली मूल कौशल जो उसे अनडेड समन बनाने में सक्षम बनाता था, और डिटेक्ट जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बुनियादी स्काउटिंग कौशल। अब इसमें एक नया तत्व जुड़ गया था, बेसिक शॉट बेसिक मास्टरी प्रवीणता 0.6%, मानक क्षति के साथ लक्ष्य पर एक सटीक निशाना लगाता है। लगता है यह आर्चर वर्ग से संबंधित कोई चीज है, माइकल ने सोचा। माइकल वास्तव में सही था। बेसिक शॉट आर्चर वर्ग के लिए कोई साधारण कौशल नहीं था, यह उसके मुख्य कौशलों में से एक था, ठीक उसी तरह जैसे अनडेड रिवाइवल उसके लिए था। लेकिन चूंकि यह आर्चर क्लास का कौशल था तो माइकल इसे कैसे और क्यों सीख सकता था? कक्षा कौशल को कक्षा कौशल इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें केवल एक ही कक्षा सीख सकती थी, बल्कि इसलिए कि विशिष्ट कक्षाएं उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकती थीं। उदाहरण के लिए अनडेड रिवाइवल एक ऐसा कौशल था जिसे तकनीकी रूप से अन्य वर्ग भी सीख सकते थे, लेकिन गैर नेक्रोमेंसर इसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते थे। भले ही कोई अन्य अवेकनर अनडेड रिवाइवल और अनडेड समनिंग सीख ले, फिर भी वे सीमित संख्या में अनडेड समन को ही नियंत्रित कर सकते थे, जबकि माइकल जैसे नेक्रोमेंसर हर लेवल अप के साथ अतिरिक्त स्लॉट अनलॉक कर लेते थे। दिलचस्प बात यह है कि नेक्रोमेंसर और बीस्ट जैमर जैसी श्रेणियों के लिए प्रतिभा का आकलन करने के लिए भी अनुबंध स्लॉट का उपयोग किया जाता था। केवल इसलिए कि 2 व्यक्तियों ने एक ही श्रेणी को जागृत किया, इसका मतलब यह नहीं था कि वे समान स्तर पर थे, विशेष रूप से अनुबंध स्लॉट के मामले में। उदाहरण के लिए माइकल के पास शुरुआत में 2 अनुबंध स्लॉट थे और प्रत्येक स्तर के साथ उसे 2 और स्लॉट मिलते गए। हालांकि कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके पास शुरुआती 5 स्लॉट थे, जिसका मतलब यह था कि लेवल 10 तक माइकल के पास 20 स्लॉट होंगे जबकि उनके पास 50 होंगे। अनुबंधों पर आधारित कक्षाओं को ग्रेड देने का यह एक तरीका था। क्लास स्किल्स पर वापस आते हुए, क्लास स्किल्स किसी विशिष्ट क्लास तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हीं क्लास द्वारा अनुकूलित की जाती थी। जब गैर नेक्रोमेंसर क्लास अनडेड रिवाइवल सीखती थी तो वे बेसिक मास्टरी से शुरू करती थी और दक्षता बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होता था। इसके विपरीत माइकल जैसे नेक्रोमेंसर अनडेड रिवाइवल या किसी भी नेक्रोमेंसर केंद्रित क्षमता के लिए इंटरमीडिएट मास्टरी से शुरू करते थे। ये बात अन्य वर्ग प्रणालियों पर भी लागू होती थी।
माइकल ने सफलतापूर्वक बेसिक शॉट सीख लिया, लेकिन उसकी महारत बेसिक मास्टरी से शुरू हुई, जबकि तीरंदाज इस कौशल के लिए स्वचालित रूप से इंटरमीडिएट मास्टरी से शुरू होते हैं, चाहे उन्हें ये जागृति के समय प्राप्त हुआ हो या उन्होंने इसे बाद में सीखा हो। ये हुनर मेरी खराब निशानेबाजी की कुछ हद तक भरपाई कर देगा, माइकल ने मन ही मन खुशी से सोचा। एसिड स्लाइम के अपने अनुभव के कारण वह और राक्षसों से बचने का इरादा नहीं रखता था। हालांकि उसे दर्द पसंद नहीं था, किसे पसंद होगा, लेकिन वह डरपोक नहीं था। अपनी नई काबिलियत से ध्यान हटाकर माइकल ने लेवल अप होने के बाद आए बदलावों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। नाम माइकल नॉमन। वर्ग नेक्रोमेंसर प्रशिक्षु। स्तर 2 कैरेट। एक्सपायरी 80/250। शक्ति 1.6 कैरेट। फुर्ती 1.9 कैरेट। संविधान 1.40 कैरेट। बुद्धिमत्ता 5.51 कैरेट। विशेषता अंक 6। पब फ्यूचर विज्ञापन। कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, बुनियादी गोली चलाना। नया प्रतिभा अनंत विकास। क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 0/4। उपहार उत्पत्ति का चिन्ह। मेरे आंकड़े बढ़ गए हैं, माइकल ने सबसे पहले यही महसूस किया। उसे पहले कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, जो कि स्वाभाविक था क्योंकि दर्द ही सब कुछ था। लेकिन अपने स्टैट्स में हुई बढ़ोतरी का डिजिटल रूप देखने के बाद माइकल ने अपने शरीर पर ध्यान दिया और आखिरकार उसे इसका एहसास हुआ। वह खड़ा हुआ और यह जानने के लिए कुछ हरकतें करके देखी कि उसके स्टैट्स में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब है लेवल अप करना, उसने विस्मय से सोचा। अपनी जागृति के बाद से माइकल को केवल दूसरी बार अपने शरीर में कुछ असामान्य महसूस हुआ था। उसे लगा कि जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ेगा, यह अंतर और भी स्पष्ट होता जाएगा। अभी वह केवल स्तर 2 पर था, लेकिन जब वह 50 जैसे स्तरों पर पहुंचेगा तो क्या होगा? तब तक उसकी श्रेणी के लिए कम महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे कि शक्ति और सहन शक्ति भी संभवतः अलौकिक स्तर तक पहुंच जाएंगे। अपने आंकड़ों में माइकल ने देखा कि उसकी बुद्धिमत्ता में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। हालांकि ये फिलहाल बेकार थी, क्योंकि उसके पास अभी तक माना का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। बुद्धिमत्ता का आंकड़ा किसी को अधिक बुद्धिमान नहीं बनाता था, ये केवल एक अविकने की कुल माना शक्ति और मंत्रों जैसी चीजों को जल्दी सीखने की उनकी क्षमता को दर्शाता था। अपनी मानव जाति और नेक्रोमेंसर वर्ग की बदौलत, जिससे प्रत्येक को बुद्धि में 0.5 स्टेट पॉइंट मिलते थे, माइकल की बुद्धि अब एक सामान्य मनुष्य की औसत बुद्धि से लगभग 6 गुना अधिक थी। जागृति प्राप्त करने वालों की सांख्यिकी प्रणाली उनकी शक्तियों को निर्धारित करने के लिए उनकी नस्ल को ध्यान में रखती थी। जागृति से पहले भी माइकल को पता था कि उत्पत्ति की भूमि में कल्पित बौनों जैसी नस्लें मौजूद थीं, और इनमें से कुछ कल्पित बौने मूल निवासी नहीं थे, बल्कि अरोरा जैसी सभ्यताओं से थे, जहां जागृति प्राप्त करने वाले भी रहते थे। उदाहरण के लिए, एक शक्ति स्तर वाले एक एल्फ की शक्ति उसके प्राकृतिक शारीरिक बनावट के अनुसार समायोजित की जाएगी। इसलिए यदि एल्फ स्वाभाविक रूप से मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, तो उनकी शक्ति स्तर में 1 अंक की वृद्धि मनुष्यों के लिए 2 अंकों के बराबर हो सकती है। ये प्रणाली माइकल को वर्ग प्रणाली की याद दिलाती थी, जहां कुछ वर्गों को दूसरों की तुलना में स्वाभाविक लाभ प्राप्त होते थे। हालांकि ये सभी अंतर अब उसके लिए अर्थहीन थे, क्योंकि वह अभी भी बिल्कुल अनजान जगह पर खोया हुआ था। इसके बाद सबसे बड़ा सुधार उसकी चपलता एजिलिटी के गुण में हुआ, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से जादूगर प्रकार के नेक्रोमेंसर वर्ग ने सबसे अधिक अंक प्रदान किए। चपलता से गति, प्रतिक्रिया समय, चकमा देने की क्षमता और आक्रमण गति प्रभावित होती है। माइकल सोच रहा था कि नेक्रोमेंसर जैसी जादूगर श्रेणी को चपलता से क्या लाभ होगा, लेकिन उसने बाद में इस पर शोध करने का मन बना लिया। बुद्धि और चपलता के बाद ताकत और शारीरिक क्षमता में सबसे कम सुधार किए गए। ताकत का असर शारीरिक शक्ति, हाथापाई के हमले से होने वाले नुकसान, भार वहन क्षमता और शारीरिक कर्तव्यों पर पड़ता है। शारीरिक बनावट स्वास्थ्य, सहनशक्ति, शारीरिक और प्राकृतिक क्षति तथा पर्यावरणीय कारकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है। माइकल जानता था कि अगर इंसान के रूप में लेवल अप करने से उसे ये ताकत नहीं मिलती, तो ये आंकड़े और भी कम होते। अगर उसके आंकड़े पूरी तरह से उसके नेक्रोमेंसर क्लास पर निर्भर होते, तो उसकी माना शक्ति बहुत ज्यादा होती, लेकिन एक कमजोर शारीरिक शक्ति वाला योद्धा भी शायद उसे एक ही मुक्के से हरा सकता था। देखने में मामूली लगने वाले लाभों के बावजूद उन्हें लगा कि उनके समग्र प्रदर्शन में कम से कम 30% का सुधार हुआ है, और ये तो सिर्फ एक स्तर ऊपर से ही है। मुझे और अनुभव की जरूरत है। शक्ति में अचानक आई तेजी लत लगाने वाली थी। टीचर से हुए भयानक अनुभव के बावजूद माइकल पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब से उसने एक अर्धदेवता साधक को साधना करते हुए देखा था, तब से उसने वैसी ही शक्ति प्राप्त करने का संकल्प लिया था। टीचर से हुई एक बुरी मुठभेड़ से उसका संकल्प बदलने वाला नहीं था। हालांकि इस अनुभव ने उसे अधिक सतर्क रहना सिखा दिया था। अगर उसे दोबारा स्लाइम का सामना करना पड़ा, तो उसे या तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा या फिर अपनी शक्ति से उन्हें दबाना होगा। वो खुद को मूर्ख तो नहीं मानता था, लेकिन खुद को होशियार भी नहीं कहता था। आखिर एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी प्रजाति के चौथे स्तर के राक्षस पर अनुभव के भूखे कुत्ते की तरह बेताबी से हमला नहीं करता, और वो खुद भी वैसा ही था।
लेकिन अगर वो अपने सामने आने वाले किसी भी घिनौने दुश्मन को दबाने के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहता था, तो माइकल की निगाह पैनल पर मौजूद अपने गुण बिंदुओं पर टिक गई। शायद, बस शायद, वे उसकी मदद कर सके। विशेषता अंक 6।